शबे ताब अस्कलम महविश इफ्तिखार लास्ट एपिसोड। क्या उस्मान साहब की बात ने सैफ को अपनी जगह पे साकित कर दिया? कब आया था वो? आज सुबह। और आप मुझे अब बता रहे हैं? उसने हाथ में पकड़ा चाय का मग साइड टेबल पे पटका। तो क्या करता, तुम्हें ऑफिस में परेशान करने बैठ जाता? वो खफगी से बोले। सैफ की पेशानी के बल गहरे हो गए। भाड़ में गई मेरी परेशानी, वो कमीना मेरे घर तक पहुंच गया और मुझे इल्म ही नहीं। हद करते हैं आप बाबा। यही वजह थी तुम्हें ना बताने की। मैं नहीं चाहता था कि तुम कुछ भी सोचे समझे बगैर बख्तियार शाह के सामने जा खड़े हो। तो आपका क्या ख्याल है, मैं अब उन्हें छोड़ दूंगा? उसने मुट्ठियां भींची। इनका वो हाल करूंगा कि सारी बदमाशी भूल जाएंगे। उसकी बात उस्मान अली को मजीद परेशान कर गई। सैफ, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। सबूर शाह ने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कौन है, कहां से आया है। मैंने भी उसे यही तासुर दिया कि वो मेरे लिए एक अनजान शख्स है। ऐसे में तुम्हारा वहां खुद पहुंच जाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। ये लोग तो पहले ही तुम्हारी तरफ से खटक गए हैं, बल्कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ पता करवा चुके हैं। यूं समझ लो कि तुमसे बस चंद कदमों की दूरी पे हैं। अब्दुल्लाह का नाम खुलने की देर है, वो ये सारी हकीकत जान जाएंगे। अच्छा है, मैं खुद भी इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करना चाहता हूँ। जंग वो होती है जो मर्दाना वार लड़ी जाए। उन्हें मेरे बाप का नाम चाहिए, मैं खुद बता दूंगा। देखता हूँ क्या उखाड़ लेते हैं मेरा। वो दू बदू बोला तो उस्मान साहब की परेशानी खौफ में बदल गई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सैफ, सुना तुमने? तो क्या बैठकर उनकी दस तराजी देखता रहूं? वो जोर से बोला। मैं अपने घर वालों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं बाबा, उसने कतई अंदाज में कहा। और मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, समझे तुम? वो गुस्से से बोले। सैफ को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। खुदा का वास्ता है बाबा, मुझे यूं पाबंद करके मत आजमाएं। और तुम ऐसी बातें करके मेरा हौसला ना आजमाओ सैफी, वो मुस्महिल से बोले। तुम्हारी जात पे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी हक है, और अगर तुम इस हक को मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का एहतराम करना होगा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को उसके रास्ते की दीवार बना दिया तो सैफ मारे बेबसी के लब भींच गया। मैं घर के लिए गार्ड्स का बंदोबस्त करवाता हूँ, वो चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद खफगी से बोला तो उस्मान साहब उसकी इस सर्ज सादत मंदी पे निहाल हो गए। ओ शहजादे, क्यों सिगरेट पे सिगरेट फूंक के अपना कलेजा साड़ रहा है? हाशिम को नया पैकेट निकालते देखकर जहांगीर ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। वो जब से हवेली से आया था जलने और कलसने के सिवा उसने कुछ नहीं किया था। ये कलेजा तो पहले ही भड़ भड़ जल रहा है। इस सहसाइया अंदाज में सर झटकते हुए उसने अपना हाथ खींचा। जहांगीर ने गहरी सांस ली। अब करना क्या है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। हाशिम ने बेबसी से बालों में उंगलियां फेरी। जहांगीर ने पुरसोच अंदाज में थोड़ी खुजाई। ऐसा कर, सबसे पहले तू सफेद हवेली में अपना एक मुखबिर बिठा जो तुझे वहां के पल पल की खबर दे सके। वो चंद लम्हों बाद बोला तो हाशिम की बुझी आंखें चमक उठी। ये की ना पते की बात। वो जोश से सीधा हो बैठा। कोई बंदा है तेरी नजर में जो अंदर की खबरें दे सके? जहांगीर ने उसका चेहरा देखा। एक है, हाशिम सोचते हुए बोला। तेरे लिए एक काम करेगा वो? उसने अगला सवाल किया। पैसे का पीर है, किसी के लिए भी काम करेगा। हाशिम मुस्कुरा कर बोला तो जहांगीर भी मक्कारी से मुस्कुरा दिया। चलो फिर बुलवाओ उसे, हम सबसे पहले अपना रिपोर्टर तो वहां फिट करवाए ना। उसने हाशिम की टांग पे हाथ मारा तो वो इस बात में सर हिलाता जेब से मोबाइल निकालने लगा। हाँ सबूर, क्या बना? अगली सुबह बख्तियार शाह ने सबसे पहला काम भाई को फोन करने का किया था। कल उससे सारी रुदात सुन के वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि उस्मान अली जंग की हठधर्मी इतनी आसानी से उन्हें मामले की तह तक नहीं पहुंचने देने वाली थी। इसलिए उस शख्स से सबूर की एक और मुलाकात बहुत जरूरी थी। मगर ये इतना आसान ना था। उन्हें एक ऐसा मौका तलाश करना था जब पहली बार की तरह इस बार भी वो घर पे अकेले होते। मगर आज जब एसएचओ जमील का भाई उस्मान अली के घर का चक्कर लगा के आया था
तो सबूर को मिलने वाली इत्तला ने उसका खून खौला दिया था। बनना क्या है भाजी, कल के वाकये की खबर सैफ अली जंग को मिल चुकी है और आप सोच नहीं सकते कि उस कमीने ने क्या कदम उठाया है। दूसरी तरफ भरा बैठा सबूर जल कर बोला तो बख्तियार शाह चौंक कर सीधे हुए। क्या किया है? उसने अपने घर के बाहर गार्ड खड़े करवा दिए हैं। क्या? जी। सबूर ने बदमस्की से सर झटका। बख्तियार शाह का दिमाग घूम गया। बहुत बड़ी चीज है ये। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सैफ की गर्दन मरोड़ दें। अब क्या करें? सबूर ने खुद को बेबस महसूस करते हुए सवाल किया। फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि तुम जमील के भाई को उसकी निगरानी पर मामूर करो और वापस आ जाओ। मैं तो वापस आ जाऊंगा भाजी, मगर मैंने फैसला किया है कि जमील के भाई को अब उस बुढ़े की निगरानी पे नहीं लगाना। उसने हतमी अंदाज में सर हिलाया। फिर ये कि सैफ अली जंग लगा रहे अपने उस नाम नेहाद बाप की हिफाजत पे, और मैं उसके मरे हुए बाप की हड्डियों में से अपने मतलब की बात निकाल लूंगा। मैं अब उस कमीने के सगे बाप की कब्र का पता लगवाऊंगा भाजी। कत्बे पर तो उस सांप का अपना नाम लिखा होगा ही। वो जहर खुंसा बोला। बख्तियार शाह ने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा। ख्याल तो अच्छा है लेकिन इतना आसान नहीं। आसान तो कुछ भी नहीं रहा भाजी, ना उस्मान अली जंग पे हाथ डालना और ना ही उसकी जबान खुलवाना। चलो फिर कर देखो, शायद दाव लग जाए। लगेगा, क्योंकि इस इलाके में एक ही कब्रिस्तान है और जमील के भाई को फकत एक ही कब्र ढूंढनी है। फिर चाहे उस कब्र तक उसे कब्रिस्तान का चौकीदार पहुंचाए या कोई मोहल्लेदार, हमें सिर्फ बस थोड़ा सा इंतजार करना है। वो धीरे से मुस्कुराया तो बख्तियार शाह को भी उम्मीद के आसार बनते नजर आए। अच्छा अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शफक नम आंखें लिए माँ के गले लगी तो बीबी हुरा ने उसकी पेशानी चूम ली। खैर से जाओ, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। बेटी को दुआओं से नवाजते उन्होंने दामाद के कंधे पे हाथ फेरा था। उन दोनों की आज इस्लामाबाद रवानगी थी। माँ के कमरे से निकल के वो हॉल में आई थी, जहाँ सारे घर वाले उनके मुंतजिर थे। ताई, फूफी और बहनों से मिलकर वो बख्तियार शाह की तरफ आई तो वो सलमान से बगलगीर होते हुए उसकी तरफ पलटे। ये जुहेब के घर वाले कब तक शादी का इरादा रखते हैं? उन्होंने अचानक एक बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल किया तो शफक समेत सभी चौंक गए। 4-5 माह बाद का कह रही थी आंटी, वो अपनी हैरत पे काबू पाते हुए बोली तो बख्तियार शाह ने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा। लेकिन मैं इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहता हूँ। ठहरे हुए लहजे में कहते उन्होंने शफक की तरफ देखा तो एक तरफ खड़ी जरनाब का दिल थक से रह गया। तुम उनसे बात करो, अगर उन्हें कोई ऐतराज नहीं तो हम ये शादी अगले माह करना चाहेंगे। सरनाब को लगा जैसे हॉल के दरो दीवार उस पे आ गिरे हों। उसने घबरा कर पास खड़ी सदफ की तरफ देखा, जिसने बेख्तियार उसका ठंडा पड़ता हाथ थाम लिया। मगर पुत्र, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? बीबी नूर बानो ने परेशानी से बेटे को देखा। पैसा होना चाहिए अम्मा जान, बाकी आजकल सब कुछ तैयार मिलता है। वो बेनियाजी से बोले तो बीबी नूर बानो की निगाहें शाह बीबी की नजरों से जा टकराईं। ठीक है भाजी, मैं बात करती हूँ, शफक धीरे से बोली। लेकिन अगर उन्होंने इस जल्दी की वजह पूछी तो कह देना कि मेरे भाई इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और वो इस मसरूफियत में घिरने से पहले बहन के फर्ज से फारिग होना चाहते हैं। वो बिना किसी पसोपेश के बोले तो शफक का सर अस्फात में हिल गया। और अगर वो लोग मान जाते हैं तो मैं अम्मा जान और शाह बीबी को लेकर तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। फिर हम उन्हें वहीं इनवाइट करके तारीख तय कर लेंगे। वो तो जैसे सब कुछ सोचे बैठे थे। जरनाब की रंगत सर्द पड़ गई। शफक और सलमान के जाने के बाद बीबी नूर बानो और शाह बीबी इसी मसले को लेकर हॉल में आ बैठी, मगर जरनाब वहां रुकने के बजाय अपने कमरे में चली आई। सदफ भी परेशान चेहरा लिए उसके पीछे आई थी। ये इतनी जल्दी सब क्या हो रहा है सदफ? मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा। सरनाब रोहानसी होकर बोली तो सदफ ने एक बोझल सांस ली। जल्द या बदेर ये सब यूं ही होना है जरनाब, धीरे से कहती वो उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। मुझे कुछ वक्त चाहिए प्लीज सदफ, वो मुल्तजी लहजे में बोली। ये अब मुमकिन नहीं जरी,
तुमने जिस दिन ताईजान को अपना इकरार सौंपा था उसी दिन तुम्हारे अख्तियार की हद खत्म हो गई थी और जरनाब की आंखों में तैरती नमी उसके गालों पे फिसल आई। मैं उसे अपनी जात से मजीद कोई दुख देना नहीं चाहती सदफ, मगर देखो मैं हर रोज उसे एक नया जख्म दे रही हूँ, बेरहमी की एक नई दास्तान रकम कर रही हूँ। कितनी जालिम हूं ना मैं। उसकी आंखों में देखती वो अचानक फूट फूट कर रो पड़ी तो सदफ उसे सीने से लगाती खुद भी सिसक उठी। जोरों शोर से बजते हॉर्न पे चौकीदार ने भागकर गेट खोला था। हाशिम की गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई थी और एक तेज चिड़चिड़ाहट के साथ रविश पे जा रुकी थी। गुस्से में भरा वो एक झटके से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था और तेज कदमों से चलता बड़ी हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला आया था, जहां इत्तेफाक से उस वक्त सभी अफराद खाना मौजूद थे। उसे अंदर दाखिल होता देखकर सबकी नजरें उसकी तरफ उठी थीं और फिर उसके सुर्ख चेहरे पर जम के रह गई थीं। वो आज पूरे 4 दिन बाद घर लौटा था, मगर उसके बावजूद बरहमी के आसार उसके चेहरे पे साफ देखे जा सकते थे। हाशिम सबकी निगाहों को नजरअंदाज करता माँ और भाइयों के सामने जा खड़ा हुआ था। आप लोग बख्तियार शाह से माफी मांगने गए थे? बिना सलाम दुआ किए वो सीधा मुद्दे पे आया तो अयाज शाह की पेशानी शिकनालूद हो गई। ये कौन सा तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? उन्होंने कड़ी नजरों से उसे घूरा। बड़े? उसकी भवें तन गईं। आप लोग अगर मेरे बड़े होते ना तो मुझे यूं जलील करने सफेद हवेली ना पहुंच जाते, वो गुस्से से बोला। उसे जब से उसके मुखबिर बशीर ने ये इत्तला दी थी कि आज उसके घर वाले बख्तियार शाह से मिलने आए थे, उसका खून खौल उठा था। अयाज शाह उसकी बात पे एक झटके से उठे। जलील तो तुमने हमें करके रख दिया है। पहले हम तुम्हारी वजह से साल हा साल उनकी दहलीज पकड़ के बैठे रहे और अब तुम्हारी बदौलत वहां माफी तलाफी करते फिर रहे हैं और तुम हम पे शेर हो रहे हो, हमें आंखें दिखा रहे हो। कुछ एहसास भी है कि तुमने अपनी बहन के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? तेवरियां चढ़ाए वो उसके मुकाबिल आ खड़े हुए। बहन? कौन सी बहन? वो जो यहाँ शौहर के साथ मिठाई लेकर आ गई थी, वो तनफुर से बोला तो बीबी नरजिस उसके लहजे की बदलिहाजी पे दंग रह गईं। मेरी तरफ से ऐसी बहन जाए भाड़ में। रही आप लोगों की नेकी तो याद रखें, मेरे साथ किसी ने कोई नेकी नहीं की। आप लोगों ने बस रिश्ता मांगने की जहमत जरूर की थी, उसके बाद उन्होंने उसे जोड़ा या तोड़ा, आप सबकी बला से। उनकी आंखों में देखता वो तुंद लहजे में बोला तो अयाज शाह का दिमाग घूम गया। तो क्या करते हम? वो इस जोर से गरजे कि हवेली के दरो दीवार लरस उठे। उन सबको गोली मार आते या जरनाब को उठा के तुम्हारे कदमों में फेंक देते, कुछ भी करते, लेकिन वो ना करते जो आज करके आए हैं। वो दू बदू चिल्लाया तो अयाज शाह की आंखों से लपटें सी निकलने लगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो हाशिम, तुम्हारी ये जिद तुम्हारी बहन का घर बर्बाद कर सकती है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप इस मामले से पीछे हट जाओ। उन्होंने तंबीही अंदाज में उंगली उठाई। मेरी बेहतरी किसमें है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों के घर आबाद करने का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। उनकी जानिब देखता वो इंतहाई बदतमीजी से बोला तो अयाज शाह का सब्र जवाब दे गया। उनका हाथ उठा और जोरदार आवाज के साथ उसके चेहरे पे अपना निशान छोड़ गया। हासिक शाह स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़े हुए, जबकि बीबी नरजिस दम साधे आंखें फाड़े इस हौलनाक मंजर को तकती रह गईं। आपने मुझ पे हाथ उठाया? हाशिम गुर्रा कर बड़े भाई की जानिब लपका तो उसकी भाभियों की दबी दबी चीखें निकल गईं। बीबी नरजिस दहल कर बेटों की जानिब भागी। हाशिम, होश करो, बड़े भाई हैं वो हमारे। हासिक शाह ने उसे धकेल कर पीछे किया था, मगर वो तो जैसे आपे से बाहर हो गया था। बस, बिफर कर खुद को छुड़ाता वो बाआवाज़ बुलंद चीखा, आज से तुम सब मेरे लिए मर गए, मुझसे अब किसी भलाई की उम्मीद मत रखना। कफ उड़ाता वो रास्ते में आई हर चीज को ठोकर मारता बाहर निकल गया तो बीबी नरजिस सनसनाते दिमाग के साथ दोनों हाथों में सर गिराए बाआवाज़ बुलंद रोने लगी। साकित खड़े अयाज शाह ने पथराई नजरों से उसके पीछे जोर से बंद होने वाले दरवाजे को देखा था। उनका सबसे छोटा भाई जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चला करता था, आज उन पे हाथ उठाने पे उतर आया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। सबूर के गांव लौटने पे सदफ ने उसे हाशिम और भाजी की लड़ाई से लेकर
बड़ी हवेली वालों की यहाँ आमद तक सारी बात कह सुनाई थी। वो जरनाब की जल्द शादी के फैसले का सुनकर खासा मुतमईन हुआ था। इन हालात में वो भी इस मामले को मजीद तूल देने के हक में न था। यूं जब सुहेब की फैमिली की तरफ से मस्बत जवाब आया था तो बख्तियार शाह माँ और फुप्पी के साथ अगले ही रोज इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। उनके जाने पे मासूमा कुछ न बोली थी। उन्हें आजकल गहरी चुप ने घेर रखा था। हाशिम की बड़े भाई से लड़ाई और घर वालों से लाताल्लुकी ने उन्हें गुमसुम कर डाला था। ये उनका वो भाई था जिसकी मोहब्बत में वो सही और गलत का फर्क खुला बैठी थी, मगर उसने एक लम्हे को भी उनका या उनकी बेटियों का ख्याल नहीं किया था, बल्कि उसने तो किसी भी रिश्ते का ख्याल नहीं किया था। और ये मलाल उन सबको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शफक के यहाँ उन तीनों ने 2 दिन कयाम किया था। इस दौरान उसने जुहेब की फैमिली को खाने पे मदऊ किया था, जहाँ सबके बाहमी मशवरे से ठीक 1.25 माह बाद की तारीख रख दी गई थी। क्या? बशीर की बात पे हाशिम एक झटके से सीधा हुआ। पत्ते बांटते जहांगीर ने चौंक कर सर उठाया और उसके चेहरे पे जलजले के से आसार देखकर बेख्तियार ठिठक गया। कब कब है शादी? उसने सनसनाते लहजे में सवाल किया तो वहां मौजूद तीनों लड़के आने वाहिद में बात की तह तक पहुंच गए। तू पल पल की खबर मुझे देगा, सुना तूने? दूसरी तरफ की बात सुनता वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अंगारे की मानंद दहक उठा था। फोन बंद करके उसने पास पड़ी कुर्सी को इस जोर से ठोकर मारी कि वो दूर जा पड़ी। हाशिम, संभाल खुद को। जहांगीर तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। वो मुट्ठियां भींचे झटके से उसकी जानिब पलटा। कैसे संभालूं? शादी तय कर दी है उन हरामजादों ने। वो हलक के पल चिल्लाया तो बाकी सब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कब है शादी? जहांगीर ने रसान से पूछा। अगले माह की 28 को। गुस्से से बोलता वो जैसे पागल होने को था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर गुजरे। जहांगीर ने आगे बढ़ के उसका बाजू थाम लिया। हौसला कर और इधर बैठ। पकड़ के उसे बेड पे बिठाते उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसने लम्हे में खाली कर दिया। अब मेरी बात सुन, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। वहां अपना बंदा बिठाने का हमारा मकसद यही था कि हमें वक्त से पहले हर चीज की खबर हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने शादी तय कर दी, हमें खबर मिल गई। अब हमें चाहिए कि हम बर वक्त मिलने वाली इस इत्तला का भरपूर फायदा उठाएं और पूरे सुकून से अपना अगला कदम तय करें। मैं नहीं जानता हमें क्या करना है, मुझे बस हर कीमत और हर हालत में ये शादी खत्म करवानी है। वो बिफर कर बोला तो जहांगीर ने उसे गुस्से से देखा। वो उसे क्या समझा रहा था और वो क्या कर रहा था। इतना हलवा नहीं है शादी खत्म करवाना। तूने क्या उसे किसी मजारे की बेटी समझ रखा है कि जाएगा और जाके पिंडाल फूंकाएगा? ओए, गोलियों से भून कर रख देंगे वो तुझे, आई समझ में? वो जोर से बोला तो हाशिम के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। फिर अब क्या करें? चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद हाशिम की पसपा सी आवाज उभरी तो जहांगीर ने एक गहरी सांस ली। नोमी, तेरा वो कराची वाला फ्लैट खाली है या नहीं? उसने सामने बैठे दोस्त से इस्तफसार किया, जिसका ताल्लुक लाहौर से था। वो चारों यूनिवर्सिटी के जमाने के दोस्त थे, इसलिए एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था। खाली है? बस ठीक है, तो अगले महीने की 20 तक लाहौर से कराची के लिए 2 ओपन टिकट करवा देना। हम लोग यहाँ। वो तीनों बगौर उसकी बात सुनने लगे थे। नाकाबिले अमल बातों को रद्द करते, काबिले अमल बातों को शामिल करते, वो चारों चंद ही घंटों में एक मरबूत मंसूबा बनाने में कामयाब हो गए थे। मोबाइल स्क्रीन पर नजर आते सबूर शाह के नंबर को देख के सैफ के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। जो कुछ वो उसके बाबा के साथ कर चुका था, उसके बाद उससे नॉर्मल अंदाज में बात करना सैफ को अपने सब्र का कड़ा इम्तिहान महसूस हो रहा था। जी बोले सबूर शाह। बिना किसी सलाम दुआ के वो बेतासुर लहजे में बोला तो दूसरी तरफ मौजूद सबूर उसके अंदाज पे टिटक गया। तो क्या उस दिन उस्मान अली ने उसे पहचान लिया था? लहजा भर को रुक कर सोचते हुए उसने जहन को हाजिर किया। लगता है आज खासे गुस्से में है सरकार। खैर तो है जनाब, वो कसन हल्के फुल्के लहजे में बोला। उसका यूं अनजान बनना सैफ का खून खौला गया। उसने बेख्तियार पेशानी मसली। ऐसी कोई बात नहीं, आप बताएं किस सिलसिले में याद किया है?
अरे साहब, याद तो उन्हें किया जाता है जो भूल जाएं। आप तो हर वक्त हमारे सर पे सवार रहते हैं। सैफ ने इस्तेज़ाइया अंदाज में उसका जुमला मुकम्मल किया तो सबूर लब भींचे खामोश हो गया। हमारे सर पे सवार होने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ एएसपी साहब, इसलिए ये गुमान न पालें। चंद सानिये बाद सबूर की सपाट आवाज उसकी समातों से टकराई तो सैफ काटदार अंदाज में मुस्कुरा दिया। आपका मतलब है ये खुशफहमी ना पालूं? खासे समझदार हैं, सबूर तंजिया बोला। इसमें तो खैर कोई शक नहीं। सैफ ने अपनी तारीफ हक समझकर वसूल की। सबूर बल खाकर रह गया। भाजी चाहते हैं कि आप आज रात का खाना हमारे साथ खाएं। उन्हें आपसे एक जरूरी काम है। अपना गुस्सा पीता वो मुद्दे पे आया तो सैफ बुरी तरह चौंक गया, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया। ठीक है, मैं रात 9 बजे तक आ जाऊंगा, वो बेतासुर लहजे में बोला। सबूर के लिए उसकी सोच को पढ़ना मुश्किल हो गया। फोन बंद होने पे सैफ ने हाथ में पकड़ा मोबाइल टेबल पर डाल दिया। ये दावत किस सिलसिले की कड़ी थी वो अंदाजा नहीं लगा पाया था, लेकिन सफेद हवेली जाने का सोचकर उसके दिल के दर्द में इजाफा होने लगा था। पता नहीं उस दुश्मन जा का चेहरा उसे नजर आता भी था या नहीं। दिल गिरफ्तगी से सोचते हुए उसने अपना सर कुर्सी की पुश्त पे डाल दिया था। आज बीबी नूर बानो ने जरनाब की पहली ढोलक रखी थी। ये दिन बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद सफेद हवेली के सूने आंगन में उतरा था। मगरिब के बाद गांव की सारी औरतों का हवेली में बुलावा था। यूं सरे शाम ही औरतें अपने काम निपटा कर हवेली चली आई थीं। हर सू मुस्कुराहटें थीं, जरनाब के लिए दुआएं थीं और उस रौनक से तीनों बीवियों की रूह शाद हुई जाती थी। हंसती मुस्कुराती लड़कियों ने ढोलक की थाप पे शगुन के गीत शुरू किए तो 400 जैसे समा सा बंध गया। बीबी नूर बानो की मुस्कुराती नजरों में बेख्तियार नमी उतर आई। इस दिन का उन्हें कितनी शिद्दत से इंतजार था, ये सिर्फ वही जानती थीं। ऊपर अपने कमरे में बैठी जरनाब के दिल पे ढोलक की आवाज अजीब सी उदासी तारी करने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे। सब कुछ खत्म हो जाने का एहसास उसके अंदर बड़ी शिद्दत से जागा था। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना, साडी लम्मी उडारिए असां मुड़ नहीं आना। सैफ की गाड़ी सबक रफ्तारी से हवेली में दाखिल हुई थी। सीने में बढ़ती घुटन को नजरअंदाज करते वो बाहर निकला था, लेकिन अंदर से आती ढोलक और तालियों की आवाज ने उसका वजूद साकित कर दिया था। तो क्या जरनाब की शादी शुरू हो गई थी? डूबते दिल के साथ उसने बरामदे में मौजूद अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा था, जिसके उस पार जुदाई उसकी जिंदगी पे अपने नोकीले पंजे गाड़ने को तैयार बैठी थी। और सैफ को लगा था जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ दिया हो। बमुश्किल तमाम खुद को संभालता वो मुलाजिम के पीछे चल दिया था जो उसे अपने साथ लिए मर्दान खाने में चला आया था। नफासत से सजे ड्राइंग रूम में बख्तियार और सबूर शाह को अपना मुंतजिर देख के सैफ के अंदर एक शोर बर्पा होने लगा था। हो सके तो मेरे भाइयों को माफ कर देना मुस्तफा। जरनाब की आंसुओं में डूबी सदा उसके इर्द गिर्द गूंजी तो उसकी हर रग तन गई। क्या वो कभी उन्हें माफ करने का हौसला पैदा कर सकता था? अपने आप से सवाल करते उसने सामने मौजूद चेहरों की जानिब देखा जो लबों पे मुनाफिकाना मुस्कुराहट सजाए उसके इस्तकबाल को उठ खड़े हुए थे। सैफ ने बदिक्कत उन सोचों को जहन से झटकते हुए बख्तियार शाह का मुसाफिर के लिए बढ़ाया गया हाथ थाम लिया। कैसे हो एएसपी? वो दोस्ताना लहजे में मुखातिब हुए। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए शाह साहब? भले हैं या बुरे हैं तुम्हारे सामने हैं, वो जुमानी अंदाज में बोले। सैफ धीरे से मुस्कुराता निशिस्त संभाल गया। जो सामने हो वही हकीकत भी हो, ये हर बार जरूरी नहीं होता शाह साहब, लेकिन हम यारों के यार और दुश्मनों के दुश्मन हैं। ये तीसरा रास्ता अख्तियार करने वालों के लिए हमारे पास कोई माफी नहीं। वो सर्द मेहरी से मुस्कुराए। सैफ उनका मतलब समझ गया। ऐसे मुनाफिकों के लिए माफी होना भी नहीं चाहिए। उनकी आंखों में देखता वो कतई लहजे में बोला। एक पल को माहौल पे खामोशी छा गई। सैफ ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाते हुए टांग पे टांग जमाई। वैसे डॉक्टर वाले किस्से के बाद मैं तो समझ रहा था कि हमारी दोस्ती में फर्क आ गया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आपने मुझे हैरान कर दिया।
मुझे लोगों को हैरान करना अच्छा लगता है। उसकी तवक्का के मुताबिक बख्तियार शाह ने तारीफ को अपना हक समझ के वसूल किया तो वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। ख्याल रखिएगा शाह साहब, किसी दिन कोई आपको हैरान न कर जाए। उसकी चोट पे बख्तियार शाह के साथ साथ सबूर ने भी जलकर पहलू बदला। वो उनकी हालत से हिस्स उठाता मौजू पर आया। सबूर कह रहा था कि आपको मुझसे कोई काम है। उसने बगौर उनकी जानिब देखा। हाँ, आने वाले दिनों में तुम्हारी कुछ मदद दरकार है। बख्तियार शाह ने अपने अंदर की खौलन को कम किया। फिल वक्त उन्हें वाकई उसकी जरूरत थी। किस सिलसिले में? अपनी बहन की शादी के सिलसिले में। और सैफ को एक झटका सा लगा, लेकिन उसने सरत से अपने तासुरात को संभाला। असल में अगले माह की 28 को मेरी छोटी बहन की शादी है। बख्तियार शाह ने सिलसिला कलाम जारी रखा। शादी में शिरकत के लिए सियासी शख्सियात और दीगर अहम अफसरान भी आएंगे। उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें बारात वाले दिन हवेली और नूरवाला से मुल्हिका रोड पे बंदों की तैनाती चाहिए। उन्होंने काम की नौयत वाज़ेह की तो सैफ का दिल चाहा कि वो अपनी बेबसी पे खुलकर कहकहे लगाए। यानी ये सितम क्या कम था कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही थी, जो वो अब जुदाई के इन जांगसल लम्हों को अजियत की आखिरी हद तक बर्दाश्त भी करता। शिकस्तगी से सोचते उसके लबों पे एक जख्म खोरदा मुस्कुराहट दर आई। हो जाएगा। और कुछ नहीं, फिलहाल यही बहुत है, वो मुस्कुरा कर बोले। तभी मुलाजिम ने खाना लगने की इत्तला दी तो सैफ अपना तार तार वजूद लिए उठ खड़ा हुआ। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने। मुबारक हो। रात के सन्नाटे में हवा के दोष पे एक भारी आवाज सरनाब की समातों से टकराई तो मारे जब्त के वो निचला लब दांतों तले दबा गई। रात के तीसरे पहर सैफ की गैर मुतवक्का कॉल सरनाब के अंदर हश्र बर्पा कर गई थी। वो चाहकर भी खुद को कॉल अटेंड करने से रोक न सकी थी और अब फोन कान से लगाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। दूसरी तरफ भी शायद अल्फाज दरकार न थे, बस उसके सांसों का ज़ेरो-बम ही काफी था। क्यों जाग रही हैं अब तक? सैफ ने धीरे से सवाल किया। जरनाब की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मत रोएं, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, वो दिल गिरफ्ता सा बोला। तो जरनाब एक लम्हे को साकित रह गई। अगले ही पल वो इस शिद्दत से बिखर कर रोई कि सैफ का चेहरा मारे सब के लहू रंग हो गया। मुझे आपको फोन नहीं करना चाहिए था, खुद से कहते हुए उसने मलाल से सर हिलाया तो जरनाब ने तड़प के उन लम्हों को थामा। मुझे माफ कर दे मुस्तफा, मैं कभी भी आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर फिर भी हर बार आपके दुख का बाइस बन जाती हूँ। वो रोते हुए बोली तो सैफ का दिल दर्द से भर गया। आपके ये आंसू मेरी तकलीफ के एहसास से बह रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुस्तफा, मुझे यूं ना आजमाएं, आप यहाँ से चले जाएं। उसकी सिसकती हुई इल्तिजा सैफ के लबों पे खुदअज़ियती भरी मुस्कुराहट बिखेर गई। चला जाऊंगा, आपको रुखसत करवा दूं, फिर चला जाऊंगा। मुस्तफा, वो जैसे करा उठी थी। आपकी शादी पे सिक्योरिटी का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है, मैं इससे पहले कहीं नहीं जा सकता। वो धीरे से बोला तो जरनाब की सांस रुक गई। इतना कड़ा इम्तिहान? या मेरे मौला, लबों पे हाथ रखे वो आंखें मीचे बेतरह रो दी थी। सरनाब की खामोशी सैफ को बेचैन कर गई। उसने उसे पुकारने के लिए लब वाक किए, लेकिन फिर थक कर कॉल काट दी। वो उसे कहता भी तो क्या, कहने को अब भला रह ही क्या गया था। आने वाले दिन पर लगा कर उड़े थे। सरनाब की अदम दिलचस्पी पे मजबूरन सदफ और बीबी नूर बानो को शफक के पास इस्लामाबाद जाना पड़ा था, जहां उन तीनों ने मिलकर सारी तैयारी मुकम्मल की थी। सरनाब का उस दिन के बाद से सैफ से कोई राब्ता नहीं हुआ था। वो किस हाल में था, खुद को कैसे संभाले हुए था, वो कुछ नहीं जानती थी। उधर हाशिम दोस्तों के मशवरे पर नूरवाला से करीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे वाक़या गांव में जहांगीर के एक खास बंदे के पास चला गया था। उसके गांव से यूं अचानक गायब होने पे बड़ी हवेली वाले पूरी तरह परेशान हो गए थे।
वो क्या ठाने हुए था क्या नहीं, वो कुछ नहीं जानते थे। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे थे, मासूमा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। दूसरों की जिंदगी में भूचाल उठाए रखने वाली को जब अल्लाह ने अपने गम में मुब्तला किया था, तो वो अपनी सारी मक्कारी और दावपेच भूल गई थीं। हाशिम के नूरवाला से जाने की इत्तला बख्तियार और सबूर शाह के लिए खस कम जहां पाक वाली बात साबित हुई थी। वो दोनों अब मुकम्मल इत्मीनान से शादी के कामों को देख रहे थे। साथ में उनका राब्ता लाहौर में मौजूद जमील के भाई से भी था, जिसे फिलहाल अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। बेबी जी, ये रस्म का थाल देख लें, ठीक लग रहा है ना? फजली बड़े से मुनक्किश थाल को सजाए शफक के पास आई, जो हाल से बेहाल इधर से उधर भागती फिर रही थी। बिल्कुल ठीक है। उसने जरा की जरा रुक कर एक नजर थाल पे डाली। फजली, ये थाल, मिठाई और लड़कियों की मेहंदी वाली थालियां अभी के अभी गाड़ी में रखवा दो, ऐसा ना हो हम भूल जाएं। वो उसे हिदायत देती चाय की ट्रे उठाए तेजी से शाह बीबी के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां खानदान की सारी बुजुर्ग खवातीन महफिल जमाए बैठी थीं। आज उन सब ने सुहेब की मेहंदी लेकर इस्लामाबाद जाना था। उससे एक दिन पहले वो लोग आकर सरनाब की रस्म कर गए थे। जब से घर में शादी के फंक्शन शुरू हुए थे, हर तरफ रौनक ही रौनक उतर आई थी। सरनाब की ननियाल बीबी हुरा का महका सब ने भरपूर शिरकत की थी। बड़ी हवेली वाले भी मारे बांधे ही सही, लेकिन शरीक होने पर मजबूर थे। अलबत्ता खानदान के कुछ घर ऐसे भी थे जिन्होंने इस शादी में आने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी इस तंग नजरी के बावजूद सफेद हवेली की रौनक उरूज पर थी, जिसे देख देख कर बीबी नरजिस और मासूमा कुर्ते न थकती थीं। हर तरफ सरनाब के दूल्हा और उसकी पढ़ी लिखी और महजब ससुराल का चर्चा था। उनके घर से आई उसकी एक एक चीज देखने से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में भला हसद के मारों के लिए इन खुशियों को बर्दाश्त करना कहाँ आसान था। मासूमा जली भुनी सी ज्यादातर अपने कमरे में घुसी रहती थी, जिसकी उनमें से किसी को मतलब परवाना थी। उस वक्त भी खुशगवार सी ये हलचल अपने उरूज पर थी। नूरवाला से इस्लामाबाद चूंकि 2 घंटे की मुसाफत पे था, इसलिए मर्दों ने खवातीन को 5 बजे की हद दे रखी थी, जिसके बायस हर कोई भागता नजर आ रहा था। मेहंदी उनके यहाँ खालिसतन सलाना तकरीब समझी जाती थी, इसलिए खानदान की औरतों के साथ सिर्फ वही मर्द जा रहे थे जिन्होंने गाड़ियां चलानी थी, और उनमें सबूर शाह और सलमान भी शामिल थे। बाकी शाह बीबी और बख्तियार शाह जरनाब के पास घर में थे। अल्लाह अल्लाह करके ठीक 5:15 बजे ये सब हवेली से रवाना हुए तो पीछे यूं खामोशी छा गई जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर सारे महल को सुला दिया हो। तौबा, इन लड़कियों को निकालना भी किसी मार्के से कम नहीं। शाह बीबी हंसती हुई जरनाब के कमरे में दाखिल हुई, जो उसकी कजिन्स की तैयारी के बायस मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा था, मगर उसकी नफासत पसंदी भी जैसे कहीं जा सोई थी। वो किसी मोमी मुजस्मे की तरह पीले सूट में मलबूस बिखरे हुए बेड पे पुष्ट से सर टिकाए बैठी थी। फूफी को आता देखकर वो एक गहरी सांस लेती हुई सीधी हुई थी। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं मेरी जान, तुम रहने दो। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी लाडली को देखा, जो माइयों के जोड़े में उदास सी उनके दिल में उतर गई थी। वो बेख्तियार आगे बढ़ी थी और झुककर उसकी पेशानी चूम ली थी। अल्लाह मेरी बच्ची को सदा शादो आबाद रखे, कोई गम न दिखाए। उन्होंने मोहब्बत से उसके चेहरे को छुआ तो जरनाब की आंखों में नमी फैल गई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, वो धीरे से कहती उठ खड़ी हुई। भाजी कहाँ हैं? मर्दान खाने में है, साथ वाले गांव से चौधरी हामिद आया बैठा है। तुम अगर किचन में जा रही हो तो देख लेना कि उस रजिया ने अंदर चाय पानी भिजवाया है या नहीं। मैं तब तक जरा वुजू कर लूं। वो अपना दुपट्टा उतारते हुए बोली तो जरनाब अस्वात में सर हिलाती नीचे चली आई। फिजा में मगरिब की अजानें बुलंद हो रही थीं। धीरे धीरे फैलती सुरमई चादर सूरज की आखिरी किरणों को खुद में समेट रही थी। ऐसे में दबे कदमों से आगे बढ़ते शख्स ने चौकस नजरों से अतराफ का जायजा लिया। हवेली के तकरीबन सभी मुलाजमीन उस वक्त अपने अपने ठिकानों पर थे। वो मुतमईन होकर आगे बढ़ा था और हवेली के अकबी बाग में चला आया था। उसे इसी फैलते हुए अंधेरे का इंतजार था जिसकी ओट बहुत कुछ छुपा लेने की ताकत रखती थी। बाग में पहुंचकर उसने इंतहाई सिरे पर मौजूद दरवाजे की कुंडी खोल दी थी। ये दरवाजा कभी कभार मुलाजमीन
हवेली से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे। कुंडी खोलकर उसने मोबाइल पर किसी को मिस कॉल दी थी और तेज कदमों से वहां से पलट आया था। उसका रुख अब हवेली के गोदाम की तरफ था, जो रिहायशी इमारत के पिछली जानिब मौजूद सहन में एक तरफ को बना हुआ था। घर का ये हिस्सा ज्यादातर खाली ही रहता था। यहाँ सिर्फ जरूरत के वक्त ही आना जाना हुआ करता था। उस शख्स ने एक बार फिर चौकन्ने अंदाज में अतराफ का जायजा लिया था और जेब में रखी चाबी से गोदाम के दरवाजे पे झूलता ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए उसने फुर्ती से जेब से टॉर्च निकालकर एक तरफ को छुपाया गया मिट्टी के तेल का केन निकाला था। ये केन उसने एक रात पहले खुद ही यहाँ बोरियों के पीछे रखा था। सरद से ढक्कन खोलकर उसने तेल इर्द गिर्द की चीजों पे गिराना शुरू कर दिया था। अगले ही लम्हे वो खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था और फिर उसने दरवाजे की दूसरी जानिब से ही एक जलती हुई तीली अंदर की तरफ उछाल दी। भक की जोरदार आवाज के साथ नारंगी शोला हवा में बुलंद हुआ था। उसने फातिहाना नजरों से उस लपकते हुए शोले को देखा था और पलटकर भागता हुआ वहां से निकलता चला गया था। आग लग गई, गोदाम में आग लग गई। बशीर की चीखों ने हवेली की पुरसुकून फिजा में दहशत की दरारें डाल दी थीं। जो जहां था वहां से निकलकर पिछले सहन की तरफ भागा था। मिट्टी के तेल से भड़काई गई आग लम्हों में गोदाम की छत से बातें करने लगी थी। आनन फानन पूरे घर में हंगामा बर्पा हो गया था। चीख पुकार इस कदर ज्यादा थी कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी और यही वो वक्त था जिसके इंतजार में अक्बी बाग में दरख्तों के पीछे छुपे बैठे दो नकाबपोश वजूद तेजी से हरकत में आए थे। हाथों में पिस्तौल पकड़े उन्होंने भागते कदमों से बाग अबूर किया था और पिछले बरामदे से दरवाजा खोलकर रिहायशी इमारत में दाखिल हो गए थे। उनका इरादा सीधा ऊपर सरनाब के कमरे में जाने का था, लेकिन जो ही वो राहदारी अबूर करके हॉल में पहुंचे थे, उनकी नजर वहां परेशान हाल खड़ी सरनाब और शाह बीबी की पुश्त से टकराई थी। एक दूसरे को इशारा करते वो दबे कदमों से आगे बढ़े थे जब अचानक सरनाब को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो तेजी से पलटी थी और अपने सामने स्याह कपड़ों में दो नकाबपोश आदमियों को देखकर उसकी आंखें मारे खौफ के फैल गई थीं। उसके हलक से बुलंद होने वाली चीख का गला एक ही जस्त में खोट दिया गया था, जबकि दूसरे ने हाथ में पकड़ी पिस्टल शाह बीबी के सर पर मारी थी। वो लहरा कर जमीन पे गिरी थी। इसी असना में फुर्ती से क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल सरनाब की नाक पे रख दिया गया था। वो मछली की तरह तड़पी और अगले चंद ही सेकंड में हमलावर के बाजुओं में झूल गई थी। आने वाले ने शानों पे धरी स्याह शॉल में उसका नाजुक वजूद लपेटकर अपने कंधे पे डाला और सरद से अपने साथी के साथ उसी रास्ते से होता अक्बी बाग के दरवाजे से हवेली के पार निकल गया था। थाने से निकलती सैफ अली जंग की गाड़ी का रुख उसके घर की तरफ था। वो चुपचाप सा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। आजकल उसके अंदर बर्पा हश्र का आलम नाकाबिले बयान था। दरमियान के माहो साल मेहनत, रियासत, नाम, मुकाम, हर चीज जैसे बेमायनी होकर रह गई थी और वो एक बार फिर उसी जगह पे आ खड़ा हुआ था जहां से चला था, थका मांदा और खाली। सर जी, वो हवेली की तरफ से धुआं सा कैसा उठ रहा है? ड्राइवर की परेशान आवाज पे उसने चौंक कर अपने दाएं जानिब देखा था। वो उस वक्त बड़ी सड़क पर मौजूद थे और वहां से दूर हवेली की जलती रोशनियों में उन्हें स्याह धुएं के बादल ऊपर को उठते साफ नजर आ रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। आग? हवेली में शायद आग लग गई है, गाड़ी उस तरफ लो फौरन। उसकी हिदायत पे रफाकत ने तेजी से मोड़ काटा था। सैफ का दिल उसके सीने से बाहर आने को था। उनकी गाड़ी बहुत तेजी से गांव की तरफ जाती सड़क पर भाग रही थी जब अचानक सामने से एक और गाड़ी आंधी तूफान बनी उनके पास से गुजरी थी। सैफ ने बेख्तियार पलट कर देखा था। वो हाशिम शाह की सफेद सर्फ थी। रुख मोड़ते हुए उसने अपनी परेशान निगाहें एक बार फिर सामने की तरफ मरकूज कर दी थी। सैफ की गाड़ी जिस वक्त हवेली के बाहर रुकी थी तब तक वहां अच्छा खासा हुजूम जमा हो चुका था। अपने खदशे को सच होता देखकर उसकी धड़कनें मुंतशिर हो गई थीं। वो वहशत ज़दा सा बाहर निकलकर सबको धकेलता अंदर की जानिब भागा था। उसका रुख बरामदे में मौजूद दाखिली दरवाजे की तरफ था।
वो कौन था, किस हैसियत से अंदर जा रहा था, वो सब भूल गया था। याद रहा तो सिर्फ इतना कि उसे जरनाब शाह को देखना था, जिंदा और सही सलामत। लेकिन अंदर दाखिल होने पे एक आसान खता कर देने वाला मंजर उसके सामने था। शाह बीबी जमीन पर गिरी हुई थी और मुलाजमा उन्हें पुकारते हुए उनका चेहरा थपथपा रही थी। वो भी शायद अभी अंदर आई थी। साहब जी, बीबी बेहोश हो गए ने। सैफ उसे हटाता तेजी से उनके करीब झुका था। पानी लाओ। उसकी हिदायत पे वो भागकर पानी ले आई थी। सर, जरनाब बीबी कहाँ हैं? पानी लेते हुए उसने परेशानी से सवाल किया। पता नहीं जी, मैं तो उन्हें यही बीबी के साथ छोड़कर गई थी। जाओ, फौरन जाके सारे कमरे देखो। उसके हुक्म पे मुलाजमा अंदर को भागी थी। सैफ ने शाह बीबी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। उनके लबों से कराह निकली थी। तभी रसिया फूली सांसों समेत अंदर दाखिल हुई थी। साहब जी, जरनाब बीबी किधर भी नहीं है। क्या? सैफ की पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। मैं बाहर देखता हूँ। वो सरस से दरवाजे की तरफ लपका था। पिछले सहन में बख्तियार शाह को ढूंढता वो पागल होने लगा था। अंदर शाह बीबी जख्मी पड़ी थी और जरनाब सिरे से गायब थी। उसकी छठी हिस्स जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी वो इतनी संगीन और जानलेवा थी कि वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। खुदा खुदा करके उसे बख्तियार शाह नजर आए तो वो उन्हें साथ लिए अंदर चला आया, जहां जख्मी पड़ी शाह बीबी को देखकर उनके हाथ पांव फूल गए थे। और जब घबराई खड़ी रजिया ने उन्हें जरनाब की गैर मौजूदगी का बताया था तो वो तो जैसे ढह ही गए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। या अल्लाह, रहम रहम मौला। उनका चेहरा लट्ठी की मानंद सफेद पड़ गया था। सैफ तेजी से उनके करीब आया था। क्या नहीं हो सकता शाह साहब? वो हाशिम। वो अपने हवासों में नहीं लग रहे थे। हाँ, मैंने हाशिम की गाड़ी को जाते। और सैफ की जबान को यकलख्त ब्रेक लगी थी। आने वाहिद में वो मामले की तह तक जा पहुंचा था। उसका चेहरा अंगारे की तरह दहक उठा था। वो एक झटके से पलटा था और भागते हुए हवेली की दहलीज अबूर कर गया था। जरनाब की बोझल आंखें बमुश्किल तमाम खुल पाई थीं। वो पानी, उसके खुश्क लबों से लफ्ज टूट कर अदा हुआ था। अगले ही लम्हे उसका सर ऊंचा करते हुए पानी का गिलास उसके लबों से लगा दिया गया था। वो चंद घूंट पीकर ही निढाल हो गई थी। अपना सर तकिए पे डालते हुए उसकी खाली नजरें दरो दीवार से होती छत पे लगी लाइट पे आ ठहरी थीं। मान उसे अपने हाथ पे किसी की नरम गिरफ्त का एहसास हुआ था। उसने रुख मोड़कर अपने दाएं तरफ देखा था, जहां कुर्सी पे आगे को झुका बैठा शख्स बगौर उसे देख रहा था। और तभी निगाहों के सामने एक झमाका सा हुआ था। गुजरे मंजर अपनी तमाम तर दहशत के साथ ताजा हुए थे और उसकी बेतासुर आंखों में पहचान के रंग बड़ी तेजी से फैला गए थे। हाशिम ने गहरी नजरों से उन रंगों को देखा था और खबासत से मुस्कुरा दिया था। कैसी हो जाने मन? उसकी आंखों में झांकते उसने उसके नाजुक हाथ को लबों से लगा लिया तो जरनाब को जैसे किसी करंट ने छू लिया। उसने तड़प कर अपना हाथ खींचा और एक झटके से उठ बैठी। तो तुम? हाँ, मैं। कहो, कैसी लगी ये मुलाकात? वो उसकी जानिब झुका तो जरनाब सहम कर बेड की पुष्ट से जा लगी थी। उसके चेहरे का खौफ हाशिम को महसूस कर गया। दूर दूर हटो हाशिम। खुद पे पड़ी चादर सीने से लगाए वो लरस से लहजे में बोली तो हाशिम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। कब तक भागोगी जरनाब शाह? इन बाहों के सिवा अब तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह नहीं बची। कहा था ना मैंने कि अगर तुम्हें उठाकर भी अपने कदमों में गिराना पड़ा तो गिराऊंगा। उस पे निगाहें गाड़े वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो जरनाब की आंखों में आंसू तर आए। तुम अपनी हवस में इतना गिर जाओगे, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हवस कहाँ? तुम तो मेरा हक हो। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ हाशिम शाह की हो, सिर्फ हाशिम शाह की। उसकी तरफ देखता वो जोर से बोला तो जरनाब के चेहरे पे नफरत फैल गई। मैं ना कभी तुम्हारी थी, ना हूं और ना कभी बनूंगी। तुम हकदार नहीं, लुटेरे हो, गासिब हो, कमीने हो। वो हलक के बल चिल्लाई। हाशिम की आंखों में सख्ती छा गई। मैं अगर चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारे जोम के टुकड़े उड़ा सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारा और तुम्हारे सगों का गुरूर तिल तिल करके बिखेरूंगा। मैं तुम्हें अपने पांव की जूती बना के हाशिम शाह से नफरत करने की ऐसी सजा दूंगा जरनाब कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगी। तुम हर उस लम्हे को रोगी जब तुमने मुझे धत्कारा था। उसके लहजे में दरिंदों की सी गुर्राहट थी। जरनाब जहरखुन सा मुस्कुराई।
رحم کی بھیک تو تم میرے رب سے مانگو گے ہاشم شاہ، مگر وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اپنی ذات کو ختم کر دوں گی مگر تمہاری تسکین کا باعث کبھی نہیں بنوں گی، کبھی نہیں۔ وہ زور سے چیخی۔ ہاشم سرد مہری سے مسکرا دیا۔ چلو کھلی اجازت دی، جو جی چاہے کر لو، لیکن اگر تم ناکام رہی زرناب شاہ تو پھر صرف جشن ہوگا، میری جیت کا جشن۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پلٹ کر باہر نکل گیا تو زرناب جو اتنی دیر سے خود کو سنبھالے کھڑی تھی بھری ریت کی طرح زمین پر بکھر گئی۔ وحشت سے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ کمرے میں سوائے قالین، پلنگ اور ایک کرسی کے کچھ نہ تھا، سیدھی سپاٹ دیواریں، ہر کھڑکی ہر روزن سے بے نیاز تھی۔ وہ کہاں تھی، کب سے تھی، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ بدبختی اپنی سیاہی لیے ایک بار پھر اس کی زندگی کو تاریک کرنے آ پہنچی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر خوشیوں کی جگہ ماتم نے لے لی تھی۔ حویلی میں آگ کی خبر کس طرح مہندی کے فنکشن میں پہنچی تھی بختیار شاہ نہیں جانتے تھے، مگر جب سب گھر والے بھاگم بھاگ واپس پہنچے تھے تو ساتھ میں زہیب اور اس کی فیملی کو دیکھ کر بختیار شاہ کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ باہر لگی آگ تو کسی نہ کسی طرح بجھا لی گئی تھی، مگر جو آگ دامن سے آ لپٹی تھی اس کے بلند ہوتے شعلوں سے وہ اپنی خاک ہوتی عزت کو کسی طور نہیں بچا پائے تھے۔ بات واضح ہوئی تھی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ صبور ہاشم کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ سب نے مل کر اسے بمشکل تمام قابو کیا تھا۔ ایاز اور حاذق پورے خاندان کے سامنے مجرم بنے بیٹھے تھے، جبکہ معصومہ اور بی بی نرجس کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ ان کا لاڈلا ان کے سر پہ بدنامی کا یہ پہاڑ توڑے گا، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زہیب اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ ساری صورتحال ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اتنے نامی گرامی خاندان کے اندر یہ کھچڑی پک رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب ساکت بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے، کیا کریں کیا نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیف کے فوری ایکشن پہ پورے ضلع کی فورس حرکت میں آ گئی تھی۔ ہاشم کی گاڑی کا نمبر اور دیگر تفصیلات ہر ناکے پر پہنچا دی گئی تھیں۔ خود اس نے نوروالا میں موجود ہاشم کے سارے دوستوں کے گھر فی الفور چھاپے مارے تھے اور یہیں سے انہیں جہانگیر اور ان کے تیسرے دوست ندیم کے غائب ہونے کا پتہ چلا تھا۔ ہاشم کی طرح ان دونوں کے موبائل نمبر بھی بن جا رہے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ہاشم نے ان دونوں کے ساتھ مل کر زرناب کو اغوا کیا تھا۔ سیف نے ان دونوں گھروں کے مردوں کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کے موبائل نمبر ٹریس پہ لگوا دیے تھے۔ بات کو میڈیا سے مخفی رکھنے کے لیے سیف کے ساتھ ساتھ بختیار شاہ نے بھی اپنا سارا اثر و رسوخ لڑا دیا تھا۔ اس کی یہ بھاگ دوڑ پوری شاہ فیملی کو اس کا شکر گزار بنا گئی تھی۔ بختیار اور صبور شاہ عجیب سی ندامت محسوس کر رہے تھے، مگر کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ حالات کی قلعی کھلنے کے بعد سیف اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ گودام کی آگ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، جو یا تو انہوں نے حویلی میں گھس کر خود لگائی تھی یا پھر اس کام میں کسی چوتھے بندے نے ان کی مدد کی تھی۔ اس صورتحال نے بشیر کے طوطے اڑا دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیف علی جنگ اتنی جلدی اصل مجرموں تک پہنچ جائے گا۔ بشیر کو یقین تھا کہ ہاشم اور اس کے دوست کسی صورت لاہور نہیں پہنچ سکے ہوں گے، کیونکہ ان کے یہاں سے نکلتے ہی تقریباً گھنٹے کے اندر اندر سیف نے تھانے پہنچ کر ضروری کارروائی شروع کر دی تھی۔ ایسے حالات میں وہ کہاں تھے کہاں نہیں اسے کچھ علم نہ تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر وہ تینوں پکڑے جاتے تو اس کی شناخت بھی لازم تھی، جس کے بعد اسے تو بختیار شاہ کی گولیوں نے تھانے کی شکل بھی نہیں دیکھنے دینی تھی۔ ہاشم کمرہ بند کر کے تیز قدموں سے چلتا ہوا دوسری طرف آیا تھا، جہاں جہانگیر اور ندیم کے علاوہ جہانگیر کا خاص آدمی عرفان بھی بیٹھا تھا۔ 3 کمروں، صحن، باتھ روم اور ایک چھوٹے سے کچن پہ مشتمل یہ اڈا عرفان کا ہی تھا، جو اس نے اپنے یار دوستوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ہاشم اتنے دنوں سے یہاں پر ہی رہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جہانگیر بے اختیار سیدھا ہوا تھا۔ ہوش آیا؟ ہاں۔ ہاشم بیزار سا صوفے پہ گر سا گیا۔ زرناب کے سامنے وہ خود کو جتنا پرسکون ظاہر کر کے آیا تھا اتنا وہ تھا نہیں،
और उसका सेहरा सैफ अली जंग को जाता था, जिसने ऐन वक्त पे पहुंच के उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया था, वगरना वो तो हवेली से लड़की लेकर निकलने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद सफेद हवेली वाले चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब तक सारा मामला उनकी समझ में आता वो अपनी मंजिल यानी लाहौर पहुंच भी चुके होते, जहां जरनाब से निकाह के बाद हाशिम ने उसे लेकर कराची फ्लाई कर जाना था। मगर भला हो उसे एएसपी का, जिसने अपना तमाम तर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उनके लाहौर तक पहुंचने की राहें मसदूद कर दी थीं। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। वो दूर से ही पुलिस को देखकर रुक गए थे। गाड़ियों की लंबी कतार थी जिसे रोककर चेकिंग की जा रही थी। तभी जहांगीर को इरफान की कॉल आई थी। उसने फौरन से पेशतर उन्हें अपने अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी इत्तला के मुताबिक ये नाकाबंदी सैफ अली जंग ने उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए करवा रखी थी। इरफान की बात सुन के उन सब की हवाइयां उड़ गई थीं। उन्होंने फौरन से पेशतर गाड़ी मोड़ी थी और उसे तूफानी अंदाज में भगाते इरफान के अड्डे पर पनाह ली थी। हाशिम का गुस्सा और झंझलाहट उरूज पर थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सैफ अली को जान से मार देता, जिसने उसकी कामयाबी को मुश्किल बना दिया था। उस कुत्ते की गाड़ी देखकर ही मेरी छठी हिस्स ने खतरे का एहसास दिलाया था। काश कि हम उसे रास्ते में ही ठोक देते तो जान छूट जाती हमारी। हाशिम बालों में उंगलियां फंसाया गुस्से से बोला तो जहांगीर के लबों पे इस्तेहसाइया मुस्कुराहट दर आई। हाँ, एएसपी को ठोक देते ताकि बाकी की सारी जिंदगी जेल में सड़ते हुए गुजरती हमारी। ना तो अब बड़े महफूज हैं हम। हाशिम ने नाराजी से उसे देखा। फकत 1.5 घंटे के फासले पर बैठे हैं उससे। वो किसी भी वक्त हमारे सर पे अजाब बन के नाजिल हो सकता है। कैसे नाजिल हो सकता है? हमने कोई सुराग छोड़ा है अपने ठिकाने का? जहांगीर ने खफकी से सवाल किया तो हाशिम खामोश हो गया। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस 1-2 दिन की बात है। जैसे ही खतरा टलता है हम सबसे पहले तुम दोनों को यहाँ से निकालने की करते हैं। तब तक अगर तू चाहता है तो। उसने सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए खबासत से आंख दबाई तो हाशिम सर्दमहरी से मुस्कुरा दिया। नहीं, उसे तो मैं निकाह की मार मारूंगा। आज की ये ढलती रात सफेद हवेली वालों और उनकी लाडली के मुंह पर ऐसी कालक मलेगी कि अब उसे हाशिम शाह के अलावा और कोई पूछेगा भी नहीं। वो बेरहमी से बोला तो जहांगीर सफाकी से हंस दिया। जूं-जूं रात भीग रही थी तू घुटन का एहसास बढ़ता जा रहा था। मर्दान खाने में बैठे मर्दों के लिए अपनी गैरत के जनाजे पे यूं हाथ बांधे बैठे रहना नाकाबिले बर्दाश्त हुआ जा रहा था। तभी जब रात के 3 बजे तक मुजरिमों का कोई सुराग न मिल सका था तो सुहेब की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो कुछ भी कहे सुने बिना अपनी फैमिली को लेकर वापस चला गया था। उनका यूं चले जाना सब घरवालों के हौसले बिखेर गया था। शफक, सदफ, बीबी हुरा, सबीन, नौशीन, किसी के भी आंसू न थम रहे थे। बीबी नूर बानो पर तो मुसलसल गशी की कैफियत तारी थी, जबकि शाह बीबी को डॉक्टर पट्टी करके सुकून का इंजेक्शन दे गया था। मासूमा माँ और भाभियों के साथ अपने कमरे में मुंह छुपाए बैठी थीं। हाशिम की इस गिरी हुई हरकत के बाद उनमें खानदान की किसी औरत का सामना करने की हिम्मत न थी। दोनों माँ बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। मासूमा हाशिम को बद्दुआएं देते न थक रही थीं, जबकि उनकी भाभियां उन्हें नजरअंदाज किए गुस्से में भरी बैठी थीं। उनके और उनके शौहरों के हिस्से में तो ये बदनामी मुफ्त में आई थी। वो सीख पाना होती तो और क्या करती। उधर सैफ के लिए गुजरता हुआ हर पल किसी कयामत से कम न था। हाशिम का चेहरा, उसकी गंदी आंखें और नशे में लड़खड़ाते कदम, जब भी उसके तस्वुर में आते उसे यूं लगता जैसे उसे कोई अंगारों पे घसीट रहा हो। उसके जरनाब के लिए क्या ख्यालात थे सैफ अच्छी तरह जानता था। ऐसे में उस घटिया आदमी की जरनाब के गिर्द मौजूदगी का एहसास उसे मारे दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह हाशिम शाह को पाताल से भी जाकर ढूंढ निकालता और उसके नापाक वजूद के इतने टुकड़े करता कि कोई उसकी सूरत न पहचान पाता। उस वक्त भी वो तन्हा अपने ऑफिस में बैठा जल रहा था जब जमील की आवाज ने उसकी तनाव भरी सोचों को बिखेर दिया था। सर जी, अभी अभी इत्तला आई है कि किसी नाके से इस नंबर की सफेद सर्फ नहीं गुजरी। उसने ताजा तरीन रिपोर्ट उसे दी तो सैफ के अंदर जैसे किसी ने नई रूह फूंक दी। इसका मतलब है वो इसी इलाके में है। वो पुरजोश सा उठ खड़ा हुआ।
मैं अभी इजाफी नफरी तलब करता हूँ। सूरज निकलते ही हमें नूर वाला के इर्द गिर्द का चप्पा चप्पा छानना है। वो लोग हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए जमील, कतई लहजे में कहता वो अपने मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगा तो जमील उसे सलूट करता मुस्तादी से बाहर निकल गया। जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज पे कालीन पे गिरी जरनाब बुरी तरह डर कर उठी थी। वहशत से दीवार के साथ सिमटते हुए उसने खौफजदा नजरों से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा था। वो भूल गई थी कि ये दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद था। इसी असना में दरवाजा दोबारा इसी जोरदार आवाज से पीटा गया था और तब जरनाब को एहसास हुआ था कि बजाया जाने वाला दरवाजा इस कमरे का नहीं बल्कि कोई और था। अगले ही लम्हे उसे बाहर कदमों की थमक सुनाई दी थी। वो भागकर अपने कमरे के दरवाजे के साथ आ लगी थी। दूसरी तरफ छाई खामोशी में कुंडी खुलने की वाज़ेह आवाज आई थी। शायद दाखिली दरवाजा था जिसे खोला गया था। की गल है, क्यों सवेरे सवेरे स्यापा पाया हुआ है? किसी की गुस्से से भरी नींद से बोझल आवाज सरनाब की समातों से टकराई तो उसका दिल धक से रह गया। तो क्या उसे यहाँ कैद हुए सारी रात गुजर गई थी? वहशत से सोचते उसका पूरा वजूद लरस उठा था। वो लबों पे हाथ रखे खुट खुट के रो पड़ी थी। उस्ताद, गजब हो गया। दूसरी तरफ से एक परेशान और घबराई हुई आवाज आई तो जरनाब का सिसकता वजूद साकित हो गया। उसने बेचैनी से आंसू पोंछे। की होया? भारी सी ये आवाज हाशिम की नहीं थी। ओ जी, सारा इलाका पुलिस ने अपन कब्जे च ले लिया है। की? और जरनाब को अपने मुर्दा वजूद में जिंदगी की नई लहर दौड़ती महसूस हुई थी। इसका मतलब था कि मुस्तफा उसे बचाने आ गया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मौला। आंखें मीचे वो बेख्तियार रो पड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर मुस्तफा की मजबूत पनाहों में छुप जाती। होर जी, और जहांगीर ते नदीम बाऊ दे घर राती छापा भी पिया है। ओ तेरी! अगले ही लम्हे वो शख्स यकीनन अंदर की जानिब भागा था और फिर थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ जैसे भौचाल आ गया था। 3-4 मर्दों की ऊंची ऊंची आवाजें बुलंद हुई थीं। सरनाब दम साधे दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। मैंने कहा था कि वो हमारे सरों पे पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे हम? हाशिम के गुस्से में डूबी झंझलाई हुई आवाज उसने लम्हे में पहचान ली थी। उन सब पे ये बम यकीनन सोते से उठाकर फाड़ा गया था। जब ही उनकी हवास फाख्तगी उरूज पर थी। उस सब्र कर, पहले मुझे घर तो फोन कर लेने दे। जहांगीर ने बौखलाहट में अपने नए नंबर से बड़े भाई का नंबर मिलाया था, ये जाने बगैर कि वो कितनी फाश गलती करने लगा था। उसके और नदीम के भाई न सिर्फ पुलिस की हिरासत में थे बल्कि उनके नंबर भी अंडर ऑब्जर्वेशन थे। इरफान, मेरी पिस्टल दे। हाशिम की आवाज पे जरनाब सरतापा लरज उठी थी। अपनी तकलीफ में वो ये बात तो भूल ही गई थी कि उन लोगों से टाकरे की सूरत में मुस्तफा की जान को किस कदर खतरा हो सकता था। या अल्लाह, मेरे मुस्तफा की हिफाजत करना, उसे कुछ न होने देना मेरे मौला। आंखें नीचे उसने पूरी शिद्दत से अपने रब को पुकारा था, इस हकीकत का एहसास किए बिना कि वो ऊपर वाले से सिर्फ मुस्तफा की नहीं बल्कि अपने मुस्तफा की सलामती की दुआ मांग रही थी। जहांगीर की गलती सैफ को उसकी मंजिल का निशान दे गई थी। उसकी कॉल से मतलूबा मोबाइल नंबर के सिग्नल्स को ट्रेस किया गया था और थोड़ी ही देर में उसके पास अपने मुजरिमों के ठिकाने की पूरी तफसील आ गई थी। जमील से बेलीवाला के इस इलाके का हुदूद अरबा समझते हुए उसने 2 टीमें तश्कील दी थीं। एक वो जो सिविल कपड़ों में मलबूस घर के सामने से हमला करने वाली थी और एक टीम वो जो यूनिफॉर्म में घर के पीछे से अंदर कूदने वाली थी। वो अंदर बैठे अफराद को संभलने का मौका दिए बिना चारों खाने चित कर देना चाहते थे। हाशिम और उसके बंदों का ठिकाना मिल जाने की इत्तला सफेद हवेली के सूखे धानों पे पानी बनकर बरसी थी। बशीर अलबत्ता इस खबर को पाते ही सबकी नजर बचा के मंजर से गायब हो गया था। घर की सारी खवातीन जरनाब की सलामती के लिए सजदा रेस हो गई थीं, जबकि मर्द असलहे से लेस बेलीवाला के लिए निकल खड़े हुए थे। आज या वो नहीं थे या हाशिम शाह नहीं था। अयाज और हासिफ बेबसी से जाने वालों को देखते रह गए थे।
उनकी माँ कलेजा पीटती, दुहाइयां देती उनकी बाहों में झूल गई थीं और बहन दोनों हाथों में सर पकड़े सहन के बीचों बीच बैठी ज़ारो कतार रोती रही थी, मगर वो चाहकर भी भाई की हिफाजत के लिए कोई कदम न उठा सके थे। खिड़कियों और दरवाजों से लगी मुलाजमीन की आंखें इस मंजर को तजस्सुस से तक रही थीं। ये दिन उस दिन से कितनी मुशाबहत लिए हुए था जब ऐसे ही एक रोज मुलाजमीन से भरे इसी सहन में पीर सैयद नजर हुसैन शाह की इज्जत को उछाला गया था और वो गमो यासियत की तस्वीर बने उस रुसवाई को समेटने पे मजबूर हो गए थे। तब उस दिन वो रुसवाई शाह साहब के दामन में जबरदस्ती डाली गई थी और आज ये रुसवाई खुद चलकर बड़ी हवेली वालों की दहलीज से आ लिपटी थी। जिल्लत की इस तकसीम में बड़ा फर्क था और शायद इसी फर्क का नाम मकाफात अमल है। सैफ के इशारे पे सिविल कपड़ों में मलबूस डीएसपी मजहर चौधरी इत्मीनान से चलता हुआ मतलूबा गली में दाखिल हुआ था। चंद लम्हों बाद 4 मजीद पुलिस एहलकार सिविल कपड़ों में एक दूसरे से बातें करते इसी गली में दाखिल हुए थे। घर से चंद कदमों के फासले पे मजहर चौधरी ने रुक कर गली के सिरे की तरफ देखा था जहां से सैफ की पुलिस मोबाइल आगे बढ़ गई थी। वो जेब से फोन निकालकर उस पर मसरूफ होने का तासुर देता एक तरफ को खड़ा हो गया था। उसके पीछे आते बंदे भी एक दुकान के आगे रुक गए थे। थोड़ी देर बाद मजहर के मोबाइल पे सैफ की मिस कॉल आई थी, जिसका मतलब था कि वो घर के पीछे अपनी पोजीशन संभाल चुका था। वो मोबाइल जेब में डालकर पिस्टल की मौजूदगी को यकीनी बनाता घर की तरफ चल पड़ा था। उसके हरकत में आते ही पीछे मौजूद चारों एहलकार भी आगे बढ़े थे। मतलूबा गेट पर पहुंचकर मजहर चौधरी ने बड़े नॉर्मल अंदाज में दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसके बावजूद अंदर बैठे अफराद चौकस हो गए थे। जहांगीर से ये जानने के बाद कि उसके और नदीम के घर वाले दोनों खैरियत से थे, वो चारों मुतमईन हो गए थे। इरफान ने उन्हें यही समझाया था कि अगर पुलिस ने गांव से बाहर के इलाके को घेरे में ले भी लिया था, तब भी उनके ठिकाने पर पहुंचना पुलिस के लिए मुमकिन न था। उसकी बात सुनकर उन सबको हौसला हुआ था। वो उठकर नाश्ते पानी की तैयारी में लग गए थे। उन्हें फिर से नॉर्मल अंदाज में हंसता बोलता सुनकर सरनाब पूरी तरह उलझ गई थी। आखिर उस फोन वाले बंदे को उसके घर वालों ने ऐसा क्या कह दिया था कि ये सब इतने मुतमईन हो गए थे? क्या पुलिस के घेरे की खबर गलत थी या मुस्तफा उसकी तलाश में कहीं और निकल गया था? बेचैन सी जरनाब सोच सोच कर पागल होने को थी। तभी उसके दरवाजे पे खटपट हुई थी। हाशिम को अंदर आता देखकर वो नफरत से रुख मोड़ गई थी। हाशिम ने एक नजर उस पर डालने के बाद अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बजाय उसके दोनों पट खोल दिए थे। जरनाब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। देखो जरनाब शाह, बाहर देखो, तुम्हारी एक रात हाशिम शाह के नाम लग चुकी है। उसकी आंखों में देखता वो खबासत से मुस्कुराया तो जरनाब का चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू उतरते देखकर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ाया। ना मेरी जान, अभी तो रोने को सारी उम्र पड़ी है। वो उसे पुचकारता अचानक उसके चेहरे पर झुका तो जरनाब उसे धक्का देती खुले दरवाजे की तरफ भागी। हाशिम लड़खड़ा कर संभला और तेजी से उस पर झपटा। जरनाब की कलाई जकड़ते हुए उसने बेरहमी से एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह दूर जा गिरी। साली कमीनी, तुझे इज्जत रास नहीं आई? अब मैं तुझे बताता हूँ कि हाशिम शाह को धुतकारने की क्या सजा होती है। अपने पीछे दरवाजा बंद करता वो उसकी तरफ लपका तो जरनाब की चीखों ने कमरे के दरो दीवार हिला दिए। उसी वक्त सहन में कुछ गिरने और किसी के भागने की आवाज आई, मगर हाशिम पे ऐसा जुनून सवार था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था। उसने झपट कर चीखें मारती जरनाब को अपनी जानिब खींचा था और उसकी मज़ाहमत पे हावी होने की कोशिश करने लगा था। तभी दूसरी तरफ से अचानक फायर की आवाज बुलंद हुई थी। हाशिम यकलख्त साकित हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझता कमरे के दरवाजे पे जोरदार ठोकर पड़ी थी। हाशिम ने बौखलाकर जरनाब को धकेलते हुए जेब से पिस्तौल निकालनी चाही थी। तभी दरवाजे पर एक और कारी जरब लगी थी, जिसके नतीजे में कुंडी जड़ से उखड़ गई थी। हाशिम बुरी तरह घबरा कर पीछे हटा था। हैंड्स अप! सैफ की गरजदार पुकार पे हाशिम का हाथ बेइख्तियार कांप गया था। रोती हुई जरनाब ने बेयकीन नजरों से सामने खड़े मुस्तफा की तरफ देखा था, जो हाथ में पिस्टल लिए उनके मुकाबिल खड़ा था। खबरदार, जो तुम आगे बढ़े! हाशिम सरत से पिस्तौल निकालता उल्टे कदमों पीछे हटा था। पिस्तौल फेंक तो हाशिम,
तुम्हारे तीनों दोस्त हमारी गिरफ्त में हैं। सैफ उसके पीछे खड़ी जरनाब को देखते हुए संभल कर बोला तो हाशिम ने दांत पीसे, हरामजादे, मैं तुझे अपनी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं छीनने दूंगा। मैं जान से चला जाऊंगा, लेकिन उसने बिजली की सी तेजी के साथ पलटकर जरनाब को अपनी जानिब खींचा तो उसकी चीख निकल गई। लेकिन जरनाब शाह को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हरकत सैफ का चेहरा सुर्ख कर गई। उसने खूंखार नजरों से हाशिम की आंखों में देखा। बीबी पे से हाथ हटाओ हाशिम। क्यों, तेरी बीवी लगती है क्या? उसने जहरखुन नजरों से सैफ को देखा तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने आओ देखा ना ताओ और सरद से गन का रुख बदल के हाशिम के दाएं जानिब फायर कर दिया। जरनाब की चीख बेख्तियार बुलंद हुई थी। हाशिम इस हमले के लिए कतई तैयार न था। वो खौफजदा सा उछल कर पीछे हटा तो जरनाब पे उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। सैफ ने मौके को गनीमत जाना और जरनाब की तरफ छलांग लगा दी। चश्मे ज़दन में जरनाब पीछे खड़े जमील की तरफ धकेल दी गई थी। जरनाब को अपने शिकंजे से निकलता देखकर हाशिम पागल हो गया था। उसने रख कर एक खूंसा सैफ के मुंह पे मारा था। जमील के साथ घिसटती जरनाब की चीख निकल गई थी। कमरे की दहलीज पार करने से पहले उसने दोनों को आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्था होते देखा था। तभी कमरे के अंदर से फायर की आवाज आई थी और जरनाब का दिल धक से रह गया था। जमील ने घबरा कर कमरे की तरफ देखा था। अचानक एक और फायर हुआ था और पथराई खड़ी जरनाब के लिए उस वार को सहना मुमकिन न रहा था। वो लड़खड़ाई थी और अगले ही लम्हे चकरा कर होशो खिरत से बेगाना हो गई थी। उसकी आंख नरम बिस्तर पर खुली थी। उसकी पलकों में जंबिश उतरते देखकर हवेली की पांचों खवातीन बेताबी से उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थीं। सरी, मेरी बच्ची। अपनी पेशानी पे ममता भरा लम्स महसूस करते ही वो माँ का एहसास पा गई थी। अम्मा, अम्मा जान। खुश्क पड़ते लबों पे जबान फेरते उसने अपनी बोझल आंखें खोलने की कोशिश की थी। अम्मा सदके, अम्मा कुर्बान। आंसू बड़ी तेजी से उनकी आंखों में जमा होने लगे थे। सरनाब ने धीरे से आंखें खोलते हुए उनका चेहरा देखा था। मुस्तफा कहाँ है अम्मा जान? खाली खाली नजरों से उन्हें तकती और टूटे लहजे में बोली तो बीबी नूर बानो ने चौंक कर उसे देखा। उनके पास बैठी शाह बीबी और बीबी हुरा भी उसके मुंह से ये नाम सुनकर उलझ गई थीं। कुछ ऐसी ही कैफियत शफक की भी थी। बस एक सदफ थी जिसके चेहरे पे उलझन के बजाय घबराहट दर आई थी। उसने सटपटा कर बेड पर लेटी जरनाब की जानिब देखा था, जो यकीनन दवाओं के जेर असर थी। वो बेख्तियार उसके पास आ बैठी थी। सरी, मेरी जान। उसने प्यार से उसका बाजू छुआ तो जरनाब ने बेचैनी से उसे देखा। अगले ही पल वो एक झटके से उठ बैठी। मुस्तफा मर गया क्या? बोलो सदफ, वो मर गया क्या? दीवाना वार उसका बाजू झंझोड़ते वो वहशत से चिल्लाई तो सदफ पूरी तरह परेशान हो गई। कुछ नहीं हुआ उसे, वो हॉस्पिटल में है और बिल्कुल ठीक है। दोनों हाथों में उसका चेहरा थामे वो घबराई हुई बोली तो जरनाब यूं खामोश हो गई जैसे किसी ने जादू के जोर पर उसे चुप करवा दिया हो। सरी, जरनाब। सदफ ने घबरा कर उसे हिलाया तो वो उसके सीने से आ लगी और इस तरह जोर जोर से रोई कि उन सबको भी अपने साथ सिसकने पर मजबूर कर गई। बीबी नूर बानो ने तड़प कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो भी रो पड़ी थी। कल रात से जुहेब के घर वालों ने कोई राब्ता नहीं किया था। उनकी ये खामोशी महज चंद ही घंटों में सफेद हवेली वालों को खा गई थी। मगर जरनाब को सबूर के बाजुओं में बेसुध देखकर उन पर कयामत गुजर गई थी। आनन फानन बख्तियार शाह के दोस्त डॉक्टर को बुलाया गया था, जिसने उसकी बेहोशी को जहनी दबाव और शदीद सदमे का नतीजा बताया था। उसकी दी गई दवाओं के जेर असर जरनाब तो सो गई थी, मगर वो सब उसकी हुर्मा नसीबी पर रोने को तन्हा रह गई थीं। उसके तन से लिपटा माइयों का जोड़ा उसके नसीब की तरह मसला हुआ था। टूटी चूड़ियां, सर्द रंगत, बिखरे हवास, सब उसकी बर्बादी की दास्तान सुना रहे थे। उसके साथ क्या बीती थी क्या नहीं, ये तो वही बता सकती थी। मगर फिलहाल तो उनके लिए सब खत्म हो गया था। शहर से आने वाले मेहमानों के लिए कल की रोशनियों भरी तकरीब मौत का बहाना बना के टाल दी गई थी और गांव वालों से कुछ छुपाने को बचा न था। ऐसे में वो अपनी बच्ची की किस्मत पे मातम न करती तो और क्या करती। शाह बीबी ने बमुश्किल तमाम बीबी नूर बानो को चुप करवाया था। कमरे में बेहद बोझल सी खामोशी छा गई थी। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है।
सदफ की सुती हुई आवाज अचानक इस खामोशी में उभरी तो सबकी बुझी हुई आंखें उस पर जा ठहरी। सैफ अली जंग असल में अब्दुल्ला चाचा का बेटा मुस्तफा है। उसने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो उन चारों को लगा जैसे कमरे की छत उन पर आ पड़ी हो। क्या? शाह बीबी को अपनी समातों पे यकीन नहीं आया था। क्या क्या कह रही हो सदफ? उनकी आवाज हलक में फंस गई थी। मैं ठीक कह रही हूँ बीबी। और कौसर शाह सीने पे हाथ रखे जहां की तहां रह गई थी। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। सदफ ने एक चोर नजर सब पे डाली और निगाहें झुका गई। आज से चंद माह पहले जब सरनाब एक सुबह ताया जी की कब्र पे गई तो वहां उसे उसकी बोझल आवाज अतराफ में बिखरने लगी। वो चारों दम साधे उसे सुनती रहीं। मुस्तफा आज से नहीं बल्कि बचपन से सरनाब को चाहता आया है। वो उससे कितनी बेलौस और शदीद मोहब्बत करता है इसका सबूत तो आज हम सब ने देख ही लिया है। वो उसकी खातिर जान की बाजी लगा गया, मगर सरनाब इतनी मजबूर और बेबस है कि उसका नाम लेके रो भी नहीं सकती। इस वक्त जो जरी की हालत है उसके हम सब जिम्मेदार हैं। उसने हमारी झूठी आन और घुटन ज़दा सोच की खातिर अपने दिल को उसकी वाहिद खुशी से महरूम कर दिया। वो तन्हाई में रोती रही, तड़पती रही, मगर आप लोगों की इज्जत और तरबियत पे हर्फ नहीं आने दिया, और शायद जिंदगी भर न आने देती अगर जो वो सुहेब के साथ रुखसत। सदफ के लिए मजीद बोलना मुमकिन न रहा तो वो आंखों पे हाथ रखे सिसक उठी। उसके आंसू उन सब पे छाया सकता तोड़ गए। उन्होंने बरसती आंखों से बेड पे निढाल पड़ी सरनाब की तरफ देखा, जिसके गालों पे आंसुओं के निशान अब भी बाकी थे। बाज़ औकात औलाद अपने बड़ों को अपनी आला ज़र्फ़ी और कुर्बानी से अपना मकरूज बना देती है, और यही सरनाब और मुस्तफा ने किया था। आईसीयू के बाहर खड़े उस्मान अली जंग की डबडबाई नजरें शीशे के उस पार बेसुध पड़े सैफ पे जमी थीं। उसके मशीनों से जकड़े जख्मी वजूद के पास बेगम उस्मान बेआवाज आंसू बहा रही थीं। हाशिम की चलाई गई दूसरी गोली सैफ की पसली के पास लगी थी। वो बुरी तरह जख्मी हुआ था, मगर उसने उसे काबू करके दम लिया था। डीएसपी मजहर चौधरी सैफ को लेकर करीबी शहर भागा था, जहां इब्तिदाई इमदाद देने के बाद उसे खुसूसी तैयारी से इस्लामाबाद भेज दिया गया था, जहां फौरी ऑपरेशन करके उसकी गोली निकाल दी गई थी। यूं जब तक वो सब अपनी गाड़ियों में इस्लामाबाद पहुंचे थे, सैफ को ऑपरेशन थिएटर से फारिग करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन चूंकि उसका काफी खून जाया हुआ था, इसलिए उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी, और यही बात बाइस से परेशानी थी। उस्मान साहब अपने आंसू साफ करते धीरे से पलटे थे, लेकिन अपने पीछे बख्तियार शाह को खड़ा देखकर उनके लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। अगले ही लम्हे वो उन्हें नजरअंदाज करते आगे बढ़ गए थे। बख्तियार शाह शर्मिंदा से उनके पीछे चलते बाहर लॉबी में आए थे, जहां उनके अलावा सबूर, सलमान और उनके खानदान के कुछ और मर्द भी बैठे थे। उस्मान अली जंग उन सब से हटकर दूर जा बैठे थे। सबूर शाह ने एक चोर नजर उन पर डाली थी। सैफ आज उनकी जिंदगी की हिफाजत करते हुए इस हाल को पहुंचा था, मगर आफरीन थी उस्मान अली शाह पे कि वो सबूर शाह को सामने पाकर भी कुछ न बोले थे। उनकी ये आला ज़र्फ़ी सबूर को बुरी तरह शर्मिंदा कर गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किन लफ्जों में उनसे अपनी बदसलूकी की माफी मांगे। हिम्मत से काम ले उस्मान साहब, अल्लाह ने चाहा तो सैफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्हें गुमसुम सा देखकर बख्तियार शाह उनके करीब चले आए तो उस्मान अली जंग ने चौंकते हुए अपने मुखातिब की तरफ देखा और खुद से जरा फासले पे पीर सैयद नजर हुसैन शाह के बड़े बेटे को बैठा देखकर उनके लबों पर एक इस्तेहसाइया मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। जो कि तुम्हारे लिए किसी तौर खुशी की खबर नहीं होगी बख्तियार शाह। उनके लहजे की काट और अंदाज से तकल्लुम बख्तियार शाह को बुरी तरह चौंका गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने नागवारी से उस्मान अली को देखा। मेरे ख्याल में वो तुम ही थे जिसने अपने भाई को मेरे घर भेजा था। उन्होंने सर्द लहजे में उन्हें जताया तो बख्तियार शाह बेतरह गड़बड़ा गए। ऐसी बात नहीं है, सबूर आपकी तरफ किसी गलत इरादे से नहीं आया था। वो तो सिर्फ सैफ के असली बाप का नाम और उसका पता जानने के लिए अपने गुंडे लेकर आया था, और ऐसा यकीनन किसी खैर सगाली के जज्बे के तहत तो नहीं किया गया था। वो तंजिया अंदाज में उनकी बात काटते हुए बोले तो बख्तियार निगाहें चुरा गए।
उस्मान साहब ने उन्हें शोले बरसाती नजरों से देखा। मर्द बनो बख्तियार शाह, जिससे नफरत करते हो उससे बबांगे दहल अपनी नफरत का इजहार भी करो। यूं दुनिया दिखावे को मुनाफकत मत करो। उनकी बात बख्तियार शाह का चेहरा सुर्ख कर गई। अच्छा, तो फिर अपने बारे में क्या ख्याल है उस्मान अली जंग? उन्होंने गुस्से से उन्हें देखा। याद है वो दिन जब तुम मेरे बाबा साहब की तदफीन पे आए थे? बख्तियार शाह ने आन के आन में इस छुपन छुपाई के खेल को खत्म करने का फैसला किया था। अच्छी तरह याद है, बल्कि तुम्हारा हाथ रद्द करना भी याद है और तुमसे अपनी नफरत भी याद है। वो बिना किसी पसोपेश के बोले तो बख्तियार शाह एक लम्हे को हैरान रह गए। वो तो समझ रहे थे कि उनके मुंह से ये बात सुनकर उस्मान अली घबरा जाएंगे, मुनकिर हो जाएंगे, मगर उन्होंने तो वो बातें भी कह दी जिनका बख्तियार शाह ने कोई हवाला नहीं दिया था। मैं मर्द हूँ बख्तियार शाह, अपनी किसी बात से पीछे हटने की मुझे आदत नहीं। वो उनकी आंखों में देखते निडर अंदाज में बोले। बख्तियार शाह की भवें तन गईं। इतने ही मर्द हो तो आज इस नफरत की वजह भी बता दो उस्मान अली। सोच लो बख्तियार, कहीं जिंदगी में नया भौचाल ना आ जाए। वो काटदार अंदाज में मुस्कुराए। मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी कहो जंग, वो सर्द लहजे में बोले। उस्मान साहब ने एक जताती निगाह उनके चेहरे पर डाली। उनके नजदीक आज वो वक्त आ गया था जब सच्चाई और अच्छाई का आईना गुरूर और ताकत के रूबरू रखा जा सकता था। याद है वो दिन जब एक मासूम को भरी हवेली में जिल्लत और रुसवाई का निशाना बनाया गया था? उस्मान साहब ने मुबहम से अंदाज में सवाल किया तो बख्तियार शाह उलझकर उनका चेहरा देखने लगे। किसकी बात कर रहे हो तुम? अब्दुल्ला और उसके बेटे मुस्तफा की, वो एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए बोले तो बख्तियार शाह ने यूं झटका खाया जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तुम्हारी नामूस की खातिर आज अपनी जिंदगी दांव पे लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा अब्दुल्ला है बख्तियार शाह, और सैयद बख्तियार हुसैन अगला सांस लेना भूल गए थे। वो उस्मान अली जंग की नफरत की बड़ी से बड़ी वजह सोच सकते थे, लेकिन उनके इस रवैये के पीछे मुस्तफा की जात निकलेगी ये उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया था। अब अपना पिस्तौल निकालो और जाके अपने मोहसिन का सीना छलनी कराओ। मैं भी तो देखूं कि एक बाज़र्फ शख्स की औलाद किस हद तक कमजरफी का मुजाहरा कर सकती है। वो तल्ख लहजे में बोले तो बख्तियार शाह साए साए करते वजूद के साथ साकित बैठे रह गए। उनके साथ इतने मां से उठने बैठने वाला मुस्तफा अब्दुल्ला था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मैंने शाह साहब जैसी नेक और खौफ खुदा रखने वाली हस्ती अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उन्होंने अब्दुल्ला और उसके बेटे को दर दर की ठोकरें खाने के बजाय मेरे पास भेज दिया था, और मैंने अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा को जो बनाया वो आज तुम सबके सामने है। वो खाइन नहीं, दयानतदार है, लुटेरा नहीं, मुहाफिज है। तुम्हारी जिस इज्जत से तुम्हारा अपना खून खेल गया, उसने उसी इज्जत की हिफाजत अपनी जान पर खेल कर की। यही फर्क है तुम लोगों में और उसमें। उन्होंने शहादत की उंगली से अंदर की तरफ इशारा किया। तुम उसके बारे में कुछ ना जानते हुए भी उसके दुश्मन बन गए, और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी इस मौके पर अपनी दुश्मनी भुला गया। क्या उससे ज्यादा अच्छाई और आला ज़र्फी का सबूत भी कोई दे सकता है? क्या ऐसा शख्स माजी में भी कभी हवेली की इज्जत पर गलत निगाह डाल सकता है? बख्तियार शाह, अंधेरे और उजाले का फर्क वाज़ेह करते उन्होंने अचानक एक बहुत अजीब सा सवाल उनके सामने रखा तो बख्तियार शाह की पथराई आंखों ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उस्मान अली जंग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। जाओ और जाके मेरे सवाल पे अच्छी तरह गौर करो, और अगर कोई जवाब ना मिले तो अपनी बीवी से कुरान पाक पे हलफ लेकर उससे ये सवाल करना। उम्मीद है तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। उनकी हैरत को नजरअंदाज किए वो अंदर की जानिब बढ़ गए तो बख्तियार शाह बिना पलकें झपकाए उन्हें जाता देखते रहे। ये वो कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल गए थे? बख्तियार शाह अचानक अस्पताल से उठाए थे। सबूर और सलमान के पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तमाम रास्ता उनका मिजाज तना रहा था, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उन्हें लगा था कि एक आतिश फिशा था जो फट पड़ा था। बख्तियार शाह ने इस गरजदार आवाज के साथ मासूमा को पुकारा था कि उसके साथ साथ हवेली की बाकी खवातीन भी हॉल की तरफ भागी चली आई थीं। सबूर और सलमान हैरत की तस्वीर बने भाई के सुर्ख चेहरे को तक रहे थे। जी,
मासूमा फक रंगत लिए बेटियों के साथ अंदर आई थीं। वो इसी वक्त से खाइफ थीं जब हाशिम की इस जलील हरकत का खमियाजा उन्हें भुगतना था। बख्तियार शाह ने उन पर एक गहरी नजर डाली थी और उनके मुकाबिल आ खड़े हुए थे। क्या कहती रही थी तुम आज तक कि मुस्तफा और सरनाब को गुलछर्रे उड़ाते तुमने बहुत बार देखा था। उनके चेहरे पे निगाहें जमाए उन्होंने एक बहुत गैर मुतवक्का सवाल किया तो मासूमा के साथ साथ बाकी सब ने भी चौंक कर उनकी जानिब देखा कि अचानक मुस्तफा का जिक्र कहाँ से आ गया था। शाह बीबी के साथ साथ उन चारों की घबराहट भी उरूज पर पहुंच गई थी। हाँ, मासूमा अपनी हैरत छुपाते हुए घबराई हुई सी बोली तो बख्तियार शाह के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। उन्होंने तेज नजरों से उन्हें घूरा और बुत बनी खड़ी शफक की तरफ पलटे। जाओ शफक, कुरान पाक लेकर आओ। और वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर साकित रह गए। ये क्या होने जा रहा था? बीबी नूर बानो ने लरसते दिल के साथ सदफ का हाथ थाम लिया था, जबकि मासूमा की रंगत खतरनाक हद तक सफेद पड़ गई थी। शफक सहमी सी जाकर कुरान पाक लेकर आई। बख्तियार शाह ने कलाम पाक अपने हाथ में ले लिया। अल्लाह के इस कलाम को हाथ में लो मासूमा और फिर अपने यही अल्फाज दोहराओ। सर्द लहजे में कहते उन्होंने कुरान खौफजदा खड़ी मासूमा शाह की तरफ बढ़ाया तो वो इस तेजी से पीछे हटी कि सब घरवालों के साथ साथ उनकी अपनी बेटियों के चेहरों पर भी हैरत तर आई। उनकी माँ ने तो हमेशा उन्हें यही बताया था कि उनकी फूफी का चक्कर हवेली के एक मुलाजिम मुस्तफा के साथ था। मासूमा, कुरान पकड़ो। बख्तियार शाह ने बुलंद आवाज में अपनी बात दोहराई तो वहशतज़दा मासूमा नफी में सर हिलाती फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें बख्तियार। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई थी। सबकी सांस जैसे थम गई थी। सबीन और नौशीन बेयकीनी के आलम में आंखें फाड़े मां को तक रही थी और बख्तियार शाह, वो तो जैसे वहां थे ही नहीं। काश कि तुम जान सकते कि कौन किसके पीछे पड़ा है बख्तियार शाह। शाह बीबी की आवाज जहन के दरीचे से निकलकर उनके जमीर पे कोड़े की मानंद बरसी तो मारे नदामत के उन्होंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। कुछ ऐसी ही हालत सबूर शाह की भी थी, जो सन्नाटे की कैफियत में खिरा खड़ा था। हालांकि अभी तो उस पर सैफ की असलियत न खुली थी, वगरना बड़े भाई की तरह उसके मलाल का भी कुछ और ही रंग होने वाला था। बख्तियार शाह ने आंखें खोलते हुए रोती हुई उस औरत की तरफ देखा जिस पर अब वो कभी मरकर भी एतबार नहीं कर सकते थे। आन की आन में वो एक फैसले पर पहुंच गए थे। मैं सैयद बख्तियार हुसैन शाह पूरे होशो हवास के साथ मासूमा शाह तुम्हें तलाक देता हूँ। अल्फाज थे या कोई सूर, हर कोई जैसे हड़बड़ाकर होश में आया था। भाजी, सलमान और सबूर दहल कर उनकी जानिब लपके थे, जबकि उनकी दोनों बेटियां वहशत के आलम में चीख मारकर उनके बाजुओं से आ लगी थीं। ये मत करें बाबा, ये मत करें। दीवाना वार उन्हें झंझोड़ते वो चीखें मार मार कर रो पड़ी थीं। मासूमा जमीन पे निगाहें जमाए पत्थर की हो गई थीं। तलाक देता हूँ, वो दोबारा बोले थे। बीबी नूर बानो तेजी से आगे बढ़ी थीं और अगले ही लम्हे उनका हाथ पूरी ताकत से बेटे के चेहरे पे आ पड़ा था। सबके दिल धक से रह गए। अम्मा जान, बख्तियार शाह ने बेयकीनी से माँ को देखा, जिनका चेहरा मारे गजब के सुर्ख हो रहा था। खबरदार जो एक लफ्ज भी और कहा तो। उन्होंने तंबीही अंदाज में उंगली उठाई। इस औरत से तो तलाक का लफ्ज कहकर ताल्लुक खत्म करने चले हो तुम। ये बताओ कि मैं कौन सा लफ्ज बोलूं जिससे तुम जैसे नाखलफ बेटों से अपना ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। वो गुस्से से चिल्लाई तो बख्तियार शाह अपना निचला लब दांतों तले दबा गए। सजा की बात करते हो तो पहले खुद को कटहरे में खड़ा करो बख्तियार। ये तो दूसरों की औलाद थी, मगर तुम दोनों तो हमारे अपने बेटे थे। बताओ फिर, एतबार किया था अपने बाबा साहब का, उस बहन का जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। उन्होंने तलखी से दोनों बेटों को देखा तो वो नादिम से नजरें चुरा गए। बीबी नूर बानो के लबों पे एक जख्म खुर्दा मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई। सजा सिर्फ इसे नहीं, तुम दोनों को भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने एक पराई औरत के कहे का एतबार किया और अपने ही माँ बाप और बहन के हक में अंधे और बहरे बन गए। तुम लोगों ने उस वक्त बूढ़े बाप को तन्हा छोड़ा जब उन्हें बेटों के मजबूत सहारे की अशद जरूरत थी। तुमने उस वक्त बहन का मान तोड़ा जब उसे तुम्हारे भरोसे और यकीन की चादर दरकार थी।
तुम ने हर लम्हा मुझे झुठलाया और उस बदकमाश हाशिम को मेरी बच्ची के लिए एक बेहतरीन जोड़ करार दिया। अब बताओ मैं तुम लोगों को क्या सजा दूं? क्या सजा दूं? हलक के बल चिल्लाती वो फपक कर रो पड़ी तो बख्तियार और सबूर शाह को लगा कि अब वो कभी अपनी झुकी नजरें न उठा पाएंगे। हम चाहे कुछ भी कह लें, कितना भी पछता लें, मगर वो वक्त वापस नहीं ला सकते अम्मा जान। जहां हम अपने बाबा साहब के पैरों को छूकर उनसे माफी मांग सकते, मगर आपका साया हम पे सलामत है और आपसे हम यही इल्तिजा कर सकते हैं कि हमें माफ कर दें। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दें अम्मा जान। बख्तियार शाह भराई आवाज में कहते माँ को खुद से लगा गए तो वो बेटों के सीने से लगकर इस तरह रोई जैसे बरसों के भटकते मुसाफिर को उसकी मंजिल मिल गई हो। सबूर भी बेताब सा आगे बढ़कर माँ से जा लगा। ये मंजर वहां मौजूद सभी लोगों के आंसुओं में शिद्दत ले आया था। सरनाब हुसैन शाह की आंख जैसे एक तिलिस्म कदे में खुली थी। सदफ से यखनी पीते उसने चौंक कर अपने कमरे में आते दोनों भाइयों को देखा था और घबराकर सीधी हो बैठी थी। आज न जाने कितने सालों बाद उन्होंने उसके कमरे में कदम रखा था, वो भी यकीनन बहालत मजबूरी। जरनाब को उनके इस जब्र पे ढेरों नदामत ने आन घेरा था, जो महज उसकी वजह से उन्हें खुद पे करना पड़ गया था। वो वाकई अपने भाइयों के लिए एक अजाब बन गई थी। सरी, बख्तियार शाह की धीमी आवाज कमरे की खामोश फिजा में उभरी तो अपनी सोचों में गुम सरनाब एक लम्हे के लिए साकित रह गई। क्या भाजी ने उसे जरी कहकर पुकारा था? बेयकीनी से सोचती उसने हैरत से सर उठाकर सामने खड़े भाई की तरफ देखा था। उसकी बेजान आंखों का ये हैरानी भरा तासुर बख्तियार शाह को गहरी शर्मिंदगी और दुख से दो चार कर गया था। उन्हें एक टुक अपनी जानिब तकता पाकर सरनाब बुरी तरह खौफसदा हो गई थी। भाजी, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दिया। मैं खुद को खत्म कर लेती, लेकिन अपने वजूद पे कोई दाग लेकर आपके सामने नहीं आती। मेरा यकीन करें भाजी, मैं खताकार नहीं। उनकी तरफ देखती वो यकलख्त हाथ जोड़ गई तो बख्तियार शाह का पूरा वजूद कांप उठा। ये वो क्या कह गई थी? वो तड़प कर आगे बढ़े और पूरी शिद्दत के साथ उसे खुद से लगा लिया। उनके सीने से लगते ही जरनाब को कौनो मकाम भूल गए थे। वो यूं चीखें मार मार कर रोई थी जैसे आज ही अपने हर नुकसान, हर दुख का मातम याद आया हो। सैफ को कमरे में शिफ्ट हुए आज दूसरा दिन था। उसके जख्म की तो मसीहाई कर दी गई थी, लेकिन अंदर फैली वहशत का हाल सिर्फ वही जानता था। न दिन को चैन था, न रात को करार। हर लम्हा बस सरनाब का ख्याल था जो न जाने किस हाल में थी। कितनी बार उसे दिल ने मजबूर किया था कि वो फोन करके उसकी आवाज सुने, उसकी खैरियत दरियाफ्त करे, लेकिन हर बार वो ये सोच कर नए सिरे से अजियत में मुब्तला हो जाता था कि पता नहीं उसके साथ हाशिम ने कैसा सलूक किया था, और पता नहीं वो उस हादसे के बाद उससे बात करना भी चाहती थी या नहीं। उसे वो मंजर भुलाए नहीं भूलता था जब सरनाब की चीखों ने बाहर सहन में उस पे हिजान तारी कर दिया था। वो दीवाना वार उस दरवाजे पर पिल पड़ा था जिसके पार से उसे सरनाब की चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरी शिद्दत से दरवाजे पे सरब लगाते उसने यही दुआ की थी कि अल्लाह उसे ऐसा कोई मंजर न दिखाए जिसकी वो ताब न ला सके। दरवाजे के खुलते ही उसे डरी सहमी रोती हुई सरनाब दीवार के साथ लगी खड़ी नजर आई थी। उसकी बिखरी हालत सैफ का दिल चीर कर रख गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हाशिम का सीना गोलियों से फून कर रख देता, मगर हौसले से काम लेना उसकी कानूनी मजबूरी थी। लेकिन जिस वक्त उसने जरनाब को अपने नापाक हाथों से छुआ था, उसका सब्र तार तार हो गया था। वो हर मसलहत भुलाकर उस पर पिल पड़ा था। उसके वजूद को घूंसों और लातों से रगीदते वो उसका नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा देना चाहता था। ऐसे में जमीन पे गिरे हाशिम ने अचानक पिस्तौल पर चपटते हुए उस पे गोली चला दी थी। उसकी पहली गोली सैफ के पास से गुजरी थी। वो बिजली किसी तेजी से संभल कर सीधा हुआ था, लेकिन तब तक उसने दूसरा फायर कर दिया था। गोली सैफ के जिस्म में बेबस हो गई थी। आग का एक शोला था जो उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ था। वो बेइख्तियार करा उठा था। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से अपने जूते की एक जोरदार ज़रब हाशिम के पेट में रसीद की थी। वो वहीं दर्द से दोहरा हो गया था और तभी जमील पुलिस के दीगर बंदों के साथ अंदर भागा चला आया था।
आने वाहिद में उन्होंने हाशिम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जबकि वो खुद बेदम सा जमीन पे आ गिरा था। सरनाब की खैरियत का सुनकर सुकून की एक गहरी लहर उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई थी। अब अगर वो मर भी जाता तो उसे परवाह न थी। उसके दिमाग पे छाता गुबार रफ्ता रफ्ता गहरा होने लगा था, और जब उसे मुकम्मल तौर पे होश आया था तो वो अस्पताल में था, जहां उसके बाबा और अम्मी उसके पास थे। सफेद हवेली वालों के मुताल्लिक ना उसने कुछ पूछा था और ना ही उस्मान साहब ने उसे कुछ बताया था, लेकिन अब उसकी ये बेकली देखते हुए उस्मान अली भी परेशान हो गए थे। न जाने उनकी कही बात ने बख्तियार शाह के दिलो दिमाग पे असर किया भी था या नहीं। सैफ उसे गुमसुम सा लेटा देखकर वो उसके पास चले आए। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो धीरे से गोया हुए थे, तभी दरवाजे पे दस्तक ने उन्हें अपनी बात अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यस। अगले ही लम्हे दरवाजा खोलकर जो चेहरे अंदर दाखिल हुए थे उन्हें देखकर वो अपनी जगह पर साकित रह गए थे। कुछ ऐसी ही हालत सैफ की भी थी, जो बख्तियार और सबूर शाह के हमरा दो बापर्दा खवातीन को देखकर हैरान रह गया था। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। बख्तियार शाह ने उनकी तरफ बढ़ते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उस्मान अली जैसे होश में आए। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने बगौर उनका चेहरा देखा, जिस पे मौजूद दोस्ताना सी मुस्कुराहट उन्हें किसी अनहोनी का पता दे रही थी। तो क्या अल्लाह ने उनके सैफ को सुर्खरू कर दिया था? बेयकीनी से सोचते उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बीबी नूर बानो और शाह बीबी बेगम उस्मान से मिल रही थी, जबकि सबूर नादिम सा उनके सामने आ खड़ा हुआ था। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, वो फकत इतना ही कह सका था। उस्मान अली मुस्कुरा दिए। तुम्हें एहसास हो गया? मेरे लिए यही काफी है। उन्होंने उसका शाना थपथपाया। सबूर एक गहरी सांस लेता सैफ की तरफ बढ़ा, जिसके पास बीबी नूर बानो और शाह बीबी खड़ी थीं। दुनिया में शायद ऐसा कोई लफ्ज नहीं पुत्र, जिसे अदा करके एक माँ अपनी बेटी की इज्जत के मुहाफिज का शुक्रिया अदा कर सके। मैं तुम्हारा देन नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। उसके सर पे हाथ फेरती बीबी नूर बानो बेख्तियार रो पड़ी तो सैफ ने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था बीबी। हाँ, वो फर्ज जिसकी पासदारी तुमने बचपन में ही सीख ली थी, बस हमसे ही समझने में भूल हो गई। बख्तियार शाह मलूल से बोले तो सैफ ने चौंक कर उन्हें देखा। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं मुस्तफा, क्या तुम अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करोगे? उन्होंने अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया तो सैफ को लगा जैसे वक्त की गर्दिश थम गई हो। ये उन्होंने उसे किस नाम से पुकारा था, क्या कहा था? उसकी बेयकीनी में डूबी निगाहें अपने बाबा पे जा ठहरी, जो आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दिए थे। बख्तियार साहब बुरी तरह नादिम हो गए। ऐसे मत देखो मुस्तफा कि हम अपनी कोताहियों का बार उठाने के भी लायक न रहें। ये सच है कि अगर तुम्हारी हकीकत किसी और हालात में खुलती तो शायद अब की बार तुम्हारी लाश इस गांव से जाती, मगर ऊपर वाले को शायद हमारी आंखें खोलना मकसूद था। जभी तो उसने हम पर तुम्हारा किरदार, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा ज़र्फ इस तरह से वाज़ेह किया कि हम चाहकर भी इनकी बुलंदी से इनकार नहीं कर सके। मैं कभी तुमसे माफी मांगूंगा, मैंने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मगर जब चीजें गुमान से बाहर और यकीन से हटकर वकू पजीर हो जाएं, तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि मामला ऊपर वाले की अदालत में जा पहुंचा है, और मैं कम से कम इस मामले में उसकी पकड़ में नहीं आना चाहता, कभी भी नहीं। उसकी आंखों में देखते उनकी आवाज बेख्तियार लरस गई तो सैफ की आंखें अपने रब की इस दर्जे अजमत पे अश्कबार हो गईं। क्या औकात थी भला उसकी, अपने अल्लाह का एक खताकार और आजिज बंदा। मगर फिर भी अगर उसने उसकी सुरखरुई की ठान ली थी तो ये उसके करम और उसके फजल के सिवा और कुछ न था। वो सरबुलंद ठहरा था, और इस सरबुलंदी का तकाजा था कि वो तंगदिली का मुजाहरा न करता, तकब्बुर से पेश न आता। मैंने आपको और सबूर को माफ किया। मैंने हर उस शख्स को माफ किया जिसने मुझ पर और सरनाब शाह पर तुहमत धरी थी। धीरे से बोलता वो उनके हाथ पे अपना दूसरा हाथ रख गया था। सरनाब नजर हुसैन शाह की जिंदगी में ये दिन ख्वाब बन के उतरा था, जब उसके दोनों भाई मुस्तफा अब्दुल्ला से माजरत करके लौटे थे। उलझने यूं सुलझ जाएंगी, बदगुमानियां यूं मिट जाएंगी, उन बहन भाइयों के दिल फिर से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ऐसा भला उसने कब सोचा था। बेशक ऊपर वाले ने उसकी 16 साला अजियतों का उजाला देखते ही देखते कर दिया था, इज्जत से लेकर रिश्तों तक।
ہر چیز واپس لوٹا دی تھی، مگر ایک کسک، ایک کمی دل کے نہا خانے میں اب بھی باقی رہ گئی تھی۔ وہ جس دن سے لوٹی تھی اس کی مصطفیٰ سے بات نہیں ہوئی تھی، خود سے رابطہ کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اور وہ نہ جانے کیوں چپ کی چادر اوڑھ گیا تھا۔ شاید ہاشم والے واقعے کے بعد وہ اسے دامن بچانا چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک ایسی لڑکی جو رات بھر ایک غیر شخص کی تحویل میں رہ کر آئی ہو اور جسے اس نے خود اس شخص کے ساتھ بند کمرے سے نکالا ہو، جس کے ہونے والے شوہر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہو، ایسی لڑکی سے بھلا وہ کیوں کر کوئی تعلق رکھنا چاہے گا؟ شاید سبھی مردوں کی غیرت کا یہی تقاضا تھا، اور وہ کوئی اس دنیا کے مردوں سے الگ تو نہ تھا۔ لیکن زرناب کو پھر بھی افسوس تھا، وہ اس سے ایک بار بات تو کرتا، چاہے رسمن ہی صحیح۔ وہ کون سا اس سے عمر بھر کا عہد مانگنے چلی تھی؟ ان کا ملنا تو اب بھی ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معافی تلافی کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کے بھائی اپنی روایات سے منہ موڑنے والے تھے۔ ایسے میں کم از کم وہی اپنے دعووں کی لاج رکھ لیتا، اور کچھ نہیں تو زرناب خود کو اتنا ہلکا، اتنا حقیر تو محسوس نہ کرتی جتنا کہ اس گزرے ایک ہفتے میں کر چکی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو مستقبل کے اندیشے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ اس کی ماں کے سجدے طویل اور پھپھی کی دعائیں لامحدود ہو گئی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کا دل جانتا تھا کہ اب اس کی آبادی ناممکن تھی۔ آسمان پر چھائے بادلوں نے صبح سے حبس کر رکھا تھا۔ اس گھٹن بھری فضا نے زرناب کے اندر پھیلی بے چینی کو سوا کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ باہر لان میں چلی آئی تھی، جہاں ہوا بند ہونے کے باوجود اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ سی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب حویلی کے پھاٹک پہ کسی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ زرناب نے آنکھیں کھولتے ہوئے دور بنی روش کی طرف دیکھا تھا، جہاں کھلے گیٹ سے ایک انجان گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ تبھی گھر کا اندرونی دروازہ کھول کر بختیار اور صبور شاہ باہر آئے تھے۔ ان کے پیچھے شاہ بی بی نور بانو اور بی بی ہورا بھی چہرے چھپائے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ زرناب ان سب کو دیکھ کر تیزی سے سیدھی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو کسی مہمان کی آمد کا کوئی ذکر نہ تھا، پھر اچانک ایسا کون آ گیا تھا جو پورا گھر ہی استقبال کو باہر آ کھڑا ہوا تھا؟ الجھ کر سوچتے اس نے سامنے دیکھا تھا، جہاں گاڑی سے ایک بزرگ خاتون اور مرد کو نکلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ زرناب کے لیے وہ قطعی اجنبی چہرے تھے، مگر اس کے سارے گھر والے ان سے یوں تپاک سے ملے تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ اسی خوش دلی کے ساتھ مرد مردان خانے کی طرف اور خواتین اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ زرناب کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتی، برآمدے کا دروازہ کھول کر صدف نے چاروں اور نظر دوڑائی تھی، اور اسے لان میں کھڑا دیکھ کر وہ یکلخت پرجوش سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ سری، اس کی پکار میں انوکھی سی چہکار تھی۔ زرناب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتا ہے اندر کون آیا ہے؟ پھولی سانس کے درمیان اس نے اشتیاق سے پہیلی پوچھی تو زرناب کا سر نفی میں ہل گیا۔ مصطفیٰ کے بابا عثمان علی جنگ اور ان کی بیگم آئی ہیں، وہ خوشی سے بولی تو زرناب پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھاجی؟ چہرہ چھپائے بیٹھی بی بی نور بانو سب سے پہلے ہوش میں آئی تھیں۔ عثمان صاحب کی درخواست پہ وہ اور شاہ بی بی بیگم عثمان کے ہمراہ کچھ دیر کے لیے حویلی کی بڑی بیٹھک میں آ کر بیٹھی تھیں، لیکن عثمان علی جنگ کی بات سن کر تمام حاضرین محفل پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا بی بی، میں اپنے بیٹے سیف کا رشتہ آپ کی صاحبزادی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات اسی سکون سے دہرائی تو بی بی نور بانو کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پھیل سی گئیں۔ رحمتوں کے در اتنی جلدی بھی واہ ہوتے ہیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے بیٹے؟ ان کی سہمی نظریں بے اختیار صبور اور بختیار شاہ پہ آ ٹھہری، جو لب پھینچے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ عثمان علی نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھیں بی بی صاحبہ، ہم نے یہ رشتہ نہ تو کسی احسان کو جتانے کے لیے مانگا ہے اور نہ ہی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ بخدا اگر میرے مرشد پیر سید نظر حسین شاہ بھی زندہ ہوتے تو میں اسی فخر اور اسی خوشی کے ساتھ اپنی درخواست لے کر ان کے سامنے آتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا، اس کا کردار اور اخلاق اور اس کا نام و مقام اس قابل ہے کہ میں زرناب بیٹی کا نام اپنی زبان پر لا سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرے مرشد مجھے کبھی مایوس نہ لوٹاتے،
क्योंकि उन्होंने इंसानों का मेयार कभी भी उनकी रंग और नस्ल से तय नहीं किया था। उन्होंने हमेशा उसे इज्जत के लायक जाना था जिसका किरदार बुलंद और अमल सच्चा था, फिर चाहे वो एक गरीब नौ मुस्लिम अब्दुल्ला ही क्यों ना था, जिसे उन्होंने हमेशा अपने साथ बिठाया, अपने साथ खिलाया। हो सकता है आप लोगों को मेरी ये जुर्रत नागवार गुजरी हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, शराफत और परहेजगारी जात पात की मोहताज नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने हाशिम और सैफ के किरदारों की है। एक ने आपके घराने का फर्द होते हुए भी आपकी इज्जत पे सवाल खड़े कर दिए और दूसरा एक गैर होकर भी उसका मुहाफिज बन गया। वो कोई सवाल उठाए बिना आपकी इज्जत को अपने नाम की रिदा पहनाना चाहता है। इससे बढ़कर भला उसके दिल में आप सबका क्या एहतराम हो सकता है। रसान से अपनी बात मुकम्मल करते वो खामोश हो गए तो बख्तियार और सबूर की नजरें झुक सी गईं। बेशक उन सब के लिए जरनाब की यकीन दहानी काफी थी, लेकिन दुनिया के लिए तो ये तसल्ली बहुत नाकाफी थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उस्मान साहब, चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद बख्तियार शाह की भारी आवाज इस खामोशी में उभरी तो सबकी बेचैन और मुंतजर निगाहें उन पे आ ठहरी। हमारी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी के इस छत के साए तले थी। उसकी हुर्मत और उसकी बात पे हमें उतना ही भरोसा है जितना कि खुद अपनी जात पर। लेकिन मुझे ये कहने में भी आर नहीं कि मैंने मुस्तफा जैसा नेक मर्द अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देर से ही, लेकिन मैं अपने बाबा साहब की परख पर ईमान ले आया हूँ। उनके नजदीक मुस्तफा कल भी काबिल भरोसा था और वो आज भी लायक सताइश है। बेशक ऊंची जात सिर्फ अल्लाह की है, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। बरमला मुस्तफा की खूबियों का एतराफ करते उन्होंने आखिर में एक बिल्कुल गैर मुतवक्का फैसला सुनाया तो वहां मौजूद हर चेहरे पे खुशगवार सी बेयकीनी छा गई। सबूर के लब भी भाई के इस फैसले पे खिल उठे। जियो बेटा, तुमने हकीकतन मेरा दिल जीत लिया। आज तुमने सही मायनों में पीर सैयद नजर हुसैन शाह की औलाद होने का फर्ज निभाया है। अपनी जगह से उठते हुए उस्मान अली जंग ने बेइख्तियार बख्तियार शाह को सीने से लगा लिया, जिन्हें आज पहली बार यूं लगा था जैसे उन्होंने अपनी कोताहियों का थोड़ा सा कफारा अदा कर दिया हो। आसमान भी अगर जरनाब शाह पे आ गिरता तो उसे इतना शदीद झटका न लगता जितना के माँ की बात सुनकर लगा था। उसने पथराई आंखों से खुशी से निहाल होती हंसती रोती माँ बहनों को देखा था, जो अपने रब की इस दर्जे मेहरबानी पे शुक्र अदा करते न थक रही थीं। जिंदगी की एक नई लहर थी जो बिल्कुल अचानक ही सफेद हवेली की बेजान दरो दीवार के दरमियान जाग उठी थी। ऐसे में एक वही थी जो साकित बैठी थी। अगर ये खबर उसे किसी और हालात में मिलती तो वो मारे खुशी और बेयकीनी के दीवानी हो जाती, मगर अब तो उसे यूं लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ही बेवकत हो गई हो। ये तो यकीनन तर्स था जो उस पर खाया जा रहा था। अगर वो उसे अपनी मोहब्बतें अपनी शिद्दतें नहीं दे सकता था तो उसे जरनाब का मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं था। वो खामोशी से सबके दरमियान से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुस्तफा का नंबर मिलाते उसके लब भिंचे हुए और माथे पर लातादाद शिकने थीं। दूसरी तरफ पहली ही बैल के बाद उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी, यूं जैसे वो फोन हाथ में लिए हुए हो। अगर उस पल कोई मुस्तफा को सारे जहान की दौलत भी दे डालता तो वो आपकी इस आवाज पर उसे निछावर कर देता। उसके हेलो कहने से भी पहले मुस्तफा की गंभीर आवाज उसकी समातों से टकराई तो जरनाब का चेहरा सुर्ख हो गया। किस लिए? मेरा मजाक उड़ाने के लिए या फिर मुझे ये जताने के लिए कि आप कितने अजीम, कितने नेक हैं? वो गुस्से से बोली तो सैफ के पुरकैफ जज्बात को झटका सा लगा। मैं समझा नहीं, उसने उलझ कर पूछा। समझेंगे भी कैसे? आपको क्या पता आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो पहले ही बहुत अर्जा हो चुकी थी मुस्तफा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे मेरी ही नजरों में बेमोल कर दिया? वो बेख्तियार रो पड़ी तो सैफ चकरा गया। वो तो समझा था कि शायद जरनाब शाह के दिल में भी उसके लिए नरम गोशा है, लेकिन उसकी बात ने तो उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं जरनाब? उसने बेहद सख्त से सबसार किया। काश कि ये कोई रिश्ता होता, मगर ये तो महज आपका तर्स, आपका रहम है जो मुझे किसी सूरत नहीं चाहिए। वो आंसुओं के दरमियान चटक कर बोली। सैफ बेख्तियार ठिठक गया। तो क्या जरनाब ये समझ रही थी कि वो उससे तरस खाकर शादी कर रहा था? क्यों?
आप में रातों रात ऐसी कौन सी कमी पैदा हो गई है जो मैं आप पर तरस या रहम खाऊंगा? उसने संजीदगी से सवाल किया तो जरनाब ने गुस्से से अपनी आंखें रगड़ी। ये अपने आप से पूछें, जिस तरह वापस आने के बाद आपने मुझसे दामन बचाया है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि मुझ में कहीं ना कहीं कोई कमी तो जरूर आई है। वो तेज लहजे में बोली। उसकी बात पर सैफ ने एक गहरी सांस ली। वो उसकी गलतफहमी समझ गया था। अगर ऐसी बात है तो फिर ये गिला तो मैं आपसे भी कर सकता हूँ। आप अगर जहनी तौर पर उलझी हुई थी तो मैं जिस्मानी तौर पे लाचार था, बल्कि अब तक हूँ। मगर आपने कितनी बार फोन करके मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त किया? तो क्या मैं भी ये समझ लेता कि आप मुझसे दामन बचा रही हैं या जान छुड़ा रही हैं? उसने नरमी से सवाल किया तो जरनाब चुप रह गई। सैफ ने एक बोझल सांस ली। देखें जरनाब, जो कुछ भी हुआ वो कोई खुशगवार हादसा न था। मैं ये सोचकर हिचकिचाता रहा कि आपसे कैसे और किन अल्फाज में बात करूंगा, जबकि ये झिझक, ये फासला तो हालात का पैदा करता था, जिसका वाहिद और बेहतरीन हल मेरे पास यही था कि मैं अपने जज्बात और नियत की सच्चाई साबित करने के लिए आपको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। मगर आपने तो मेरी आरज़ुओं को कुछ और ही नाम दे डाला। क्या आपको लगता है कि मैंने आपके वजूद से मोहब्बत की है सरनाब शाह? उसने अचानक रुककर सवाल किया तो दम साधे खड़ी सरनाब सख्ती से निचला लब दांतों तले दबा गई। अगर ऐसा होता ना तो मैं रिश्ता भेजने से पहले आपसे अपने बहुत से खदशात की तस्दीक चाहता। वो बिना किसी झिझक के साफ अल्फाज में बोला तो जरनाब ने मारे शर्मिंदगी के अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। मगर मेरी मोहब्बत इतनी सती नहीं। अगर ये इतनी ही सती होती तो सालों पहले आपके नजरों से ओझल होने पर यह भी कब की फना हो चुकी होती। यूं मेरे साथ मेरे अंदर जिंदा ना होती। वो मजबूत लहजे में बोला तो वो खुद पर से हर अख्तियार खो बैठी और बुरी तरह रो पड़ी। मुझे माफ कर दे मुस्तफा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि आप भी सुहेब की तरह बिना कुछ कहे सुने सिर्फ मुझे सजा सुनाएंगे, जबकि मुझे एतराफ है कि अगर उस दिन आप फरिश्ता बनकर सही वक्त पर ना आते तो आज मैं बर्बाद। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर सिसकने लगी तो सैफ का दिल उसके खदशों और खौफ पे कट कर रह गया। बस मेरी जिंदगी, और नहीं। आपको अब किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहूंगा। वो पूरे जज्ब से बोला तो इस दर्जे मोहब्बत और मान का एहसास जरनाब के आंसुओं में शिद्दत ले आया। अच्छा एक बात बताएं, क्या आप मेरी दुल्हन बनना पसंद करेंगी? उसने कस्तन हल्के फुल्के लहजे में सवाल किया तो जरनाब का चेहरा मारे हया के तप उठा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। वाह, ऐसे कैसे फोन बंद कर रही हैं? अच्छा यही बता दें कि आपको ये चिलगोजा बतौर दूल्हा कबूल है? वो शरारत से बोला तो जरनाब इस फूले बिसरे हवाले पर जो हंसी तो फिर हंसती चली गई। उसकी जिंदगी से भरपूर हंसी सैफ को मबहूत कर गई। इस झरने में उसे उसी शोख और शंग लड़की की झनकार सुनाई दी थी जिसे लौटाने का उसने खुद से अहद बांधा था। कबूल है, अपनी रूह की गहराइयों से कबूल है। वो हंसते हुए बोली तो सैफ अली जंग के लबों पे जानदार मुस्कुराहट आ ठहरी। इस खिलखिलाते इकरार पे मुस्तफा अब्दुल्ला आप पे अपनी एक तो क्या 100 जाने भी वार सकता है जरनाब शाह। वो गंभीर लहजे में बोला तो जरनाब का चेहरा कानों की लों तक सुर्ख पड़ गया। अगले ही लम्हे उसने घबरा कर राब्ता मुनक़ता कर दिया तो सैफ का बेसाख्ता कहकहा आने वाले दिनों को खुशियों की नवीद दे गया। रोशनियों से सजी बारात एक शहजादे को साथ लिए सफेद हवेली के जगमगाते आंगन में उतरने को थी। मौत से यूं भी होते हैं। किसी को यकीन न आ रहा था। पूरा नूर वाला अपनी छोटी बीबी को भरपूर इज्जत से अपने हर दिल अजीज सैफ साहब के साथ रुखसत करने के लिए हवेली में उमड़ आया था। सैफ ने जिस फख्र से जरनाब को अपनाया था उसने लोगों के दिलों में पनपते हर शक का खात्मा कर दिया था। सफेद हवेली में हर चीज, हर तैयारी पहले से बढ़कर थी, शायद इसलिए कि इस बार सबके दिल हकीकी खुशी और इत्मीनान से लबरेज थे। ऐसे में एक सिर्फ मासूमा थी जिनकी शर्मिंदगी इस गुजरे एक माह में मलाल में ढल गई थी। वो अपनी ससुराल में किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रही थीं, खास तौर पे अपनी बेटियों से, जिनके लिए माँ का ये घिनौना रूप हकीकतन गहरे सदमे का बायस बना था। वो अपने शौहर और उनके घर वालों के हौसले और बड़ाई की भी कायल हो गई थीं।
अगर उस दिन बीबी नूर बानो बख्तियार शाह को ना रोकती तो आज वो एक तलाक याफ्ता औरत होती। वो सच में अपनी सास की मकरूज थीं, जिनकी बेटी को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वो उनका घर बचाने के लिए अपने ही बेटे के आगे डट गई थी। बीबी नूर बानो ने उस दिन के बाद से मासूमा शाह को एक लफ्ज न कहा था, बस एक खामोशी भरी लाताल्लुकी थी जो उनके साथ साथ बाकी सबने भी अख्तियार कर ली थी। बख्तियार शाह ने अपना कमरा अलग कर लिया था। इससे ज्यादा समझौते की उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन मासूमा के लिए जान छिड़कने वाले शौहर की ये लाताल्लुकी जानलेवा थी। वो पल पल पछता रही थीं, कट रही थीं। ऐसे में आज जब रौनक अपने उरूज पर थी तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बेख्तियार हाथ जोड़े उनके कमरे में आ खड़ी हुई थीं। आपको आपकी बहन की इन खुशियों का वास्ता है बख्तियार, मुझे माफ कर दें। मैं आपकी इस नफरत को मजीद नहीं सह सकती। खुदारा मुझे माफ कर दें। रोते हुए वो यकलख्त उनके पैरों में झुक गईं तो साकित खड़े बख्तियार शाह झटके से पीछे हटे। ये क्या हरकत है, उठो फौरन, वो नागवारी से बोले, मगर मासूमा उनके सामने दो जानू जमीन पे झुकी फूट फूट के रो पड़ी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। बेशक मैंने आपके एतबार को तोड़ा, आपके माँ बाप को दुख दिया, आपकी मासूम बहन के किरदार को जगह जगह रगीदा मैला किया, मगर बखुदा ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया। ये सब मैंने अपने भाई की मोहब्बत में किया, जो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा था। मगर वही भाई मेरा सब कुछ दांव पे लगा गया, मुझे रुस्वा कर गया। अल्लाह ने उसे ही मेरी पकड़ का सामान बना दिया। इससे बड़ी सजा भी भला कोई हो सकती है? ऊपर वाले की लाठी सच में बेआवाज है। हाय, बड़ी बेआवाज है। जारो कतार रोते वो अपना सर दोनों हाथों में थाम गई थीं। बेख्तियार बख्तियार शाह के दिल को कुछ हुआ था। गिरी हुई सेहत और मलगजा हुलिया लिए वो आज इस खुशी के मौके पर भी लफ्ज पछतावे की अमली तफसीर बनी बैठी थीं। अगले ही लम्हे वो आगे बढ़े थे और जमीन पे गिरी मासूमा को शानों से थाम कर उठा लिया था। उनके छूते ही वो इस बेकरारी से उनसे लिपट कर रोई थीं कि बख्तियार शाह की अपनी आंखों में भी धुआं सा भर गया था। मैंने तुम्हें माफ किया मासूमा, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरी माँ मुझे एक मौका दे सकती है तो मुझे तुम्हें भी एक मौका जरूर देना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम अब की बार मेरा एतबार नहीं तोड़ोगी, मुझे मेरी ही नजरों में शर्मसार नहीं करोगी। वो नरमी से बोले तो मासूमा शाह को लगा जैसे उन्हें सारे जहान का खजाना मिल गया हो। कभी नहीं, मरकर भी नहीं। उनके सीने से सर उठाए बिना वो आंसुओं के दरमियान बोली तो बख्तियार शाह ने पुरसुकून अंदाज में उन्हें शानों से थाम कर खुद से अलग किया। चलो फिर जाकर तैयार हो जाओ और आज अपनी नंद को छोटी बहन की तरह रुखसत करके सब पर ये बात साबित कर दो। वो मुस्कुरा कर बोली। उनकी बात पे मासूमा ने पूरी नेक नियति से अस्वात में सर हिलाते हुए अपने बहते अश्क समेट लिए। मोहब्बतों और दुआओं का एक अजब ही आलम था, जिनके साए तले रुखसत होकर सरनाब सैफ के संग चली आई थी। उसके घर पे उनके रिश्तेदारों के बाइस खूब ही रौनक थी। उसी हंसी मजाक में ढेरों रस्मों के बाद उसे सैफ के कमरे में पहुंचा दिया गया था। सबके बाहर निकलते ही जरनाब ने धीरे से सर उठाया था। वो मुस्तफा अब्दुल्ला के कमरे में उसकी दुल्हन की हैसियत से मौजूद थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अपना फर्शी गरारा समेटे बेड से उठ खड़ी हुई थी। अचानक उसकी नजर दरीचे के उस पार आसमान की स्याह गोद में चमकते चांदी के थाल पे पड़ी थी। वो मबहूत सी चौदहवीं के चांद को तकती खिड़की में आ खड़ी हुई थी। थक थक करते दिल के साथ उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी थी। दिल फरेब खुशबू का दायरा उसके गिर्द तंग होने लगा था। सरनाब के शानों पर एक नर्म लम्ब सा ठहरा था। वो पूरी जान से लरस उठी थी। जानती हो मैंने ये तारीख क्यों रखवाई थी? एक गंभीर लहजा उसके बेहद करीब गुनगुनाया तो जरनाब का बारे हया से बोझल सर धीरे से नफी में हिल गया। इसलिए कि ऐसी ही एक रोशन रात में मैंने अपने चांद को अपने रूबरू देखने की तमन्ना की थी। नरमी से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो जरनाब का शर्मगीन चेहरा बेख्तियार झुक गया। सैफ ने मुस्कुराते हुए शहादत की उंगली से उसकी ठोड़ी ऊंची की। सरनाब के लब कपकपा गए। तुम मेरी हस्ती का कुल हो सरनाब मुस्तफा, तुम्हें निकाल दूं तो मुस्तफा अब्दुल्ला के पास सिवाय खसारे के कुछ नहीं बचता। सरनाब की आंखों के किनारे फीक गए। और सरनाब की जात से अगर मुस्तफा को निकाल दो तो सरनाब के पास कुछ नहीं बचता।
آپ میری محبت ہی نہیں بلکہ میرے ہر درد کا انعام ہیں۔ میرا شبتاب میرا جگنو ہے، وہ شبتاب جس نے زرناب کو اپنی روشنی سے آفتاب بنا دیا۔ اس ذرے کو آفتاب بنانے کے لیے شکریہ، بے حد شکریہ۔ پورنم آنکھوں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے زرناب نے کہا تو مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگا لیے۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔